सिलेबस कवर करवाओ। तो हमने इतने डीप में नहीं किया था, इसलिए थोड़ा सा बहुत हैवी भी लग रहा था उस टाइम पे मेरे को। तो मेरे को लगा कि शायद रिकॉर्डिंग सेशन से ही करना बेस्ट होगा, ताकि रिपीट करके भी मैं देख पाऊँ। ना मैडम देखो, एक चीज़ अगर आपने जो चीज़ें आज पढ़ी ये बताओ आपको इसमें से कितनी समझ आ रही थी, कितनी समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि नहीं, आपने जैसे एकदम से ऐसे रिस्पॉन्स किया ना, उस दिन मेरे को लगा जैसे मेरे पढ़ाने में फ़र्क है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। आज वाला जो था ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है, हाँ। इसलिए मेरा अच्छे से कैप्चर हो गया, आसानी से समझ भी आ गया। लेकिन जो परसों वाली क्लास में किया था ना, वो मैंने पहले कभी नहीं किया था। तो बहुत हैवी लग रहा था एक टाइम पर इतना होना, और उस दिन क्लास भी लंबी हो गई थी। हाँ उस हाँ ठीक है, उस दिन क्लास लंबी होगी थी। तो ओ, बहुत हैवी लग रहा था उस दिन। अच्छा। क्यों फिर मेरे को ऐसा लगा जैसे पढ़ाने में मतलब मैडम को ऐसा लगा कि मैडम पहले ही दिन आई और उस दिन ये बोल रहे मैं आगे क्लास अटेंड नहीं करूंगी। मुझे ऐसा हो गया कि बहुत गंदी क्लास दी हो मैंने। नहीं, ऐसा नहीं था सर, बस कुछ वो टाइमिंग भी वो हो गई फिर। हाँ। और फिर एकदम वो आपने उसमें से पूछा था ना ये चीज़ हमें समझ में आगे एग्जाम में आएगी भी या नहीं आएगी, तो वो सर वाली वही चीज़। हाँ सोच रही हाँ। थी, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं था वो। हाँ। तो क्यों। समझ नहीं आया कि क्या पूछेंगे यहाँ से। अच्छा ना, तो उसके अंदर जो होता है ना कई बार, ठीक है, जैसे जो चीज़ मेरे को कमी लगी ये लगी कि यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर टीचर। ठीक है, मेरे को वैसा फीलिंग आया वैसे। ठीक है, कि अगर आपने बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ मैंने आपको भी बताया था कि, या बाकी औरों को पता है शायद, आपके साथ तो पहली क्लास थी उस दिन, कि कभी भी मैं जो पढ़ाता हूँ बेसिक वैसे तरीके से कभी नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, कि हमने पहले भी वही कर रखा होता है कि सेम चीज़ें जो टीचर पढ़ा देता था 4-5 पॉइंट बता बता देते थे, फिर वो हम रट लेते थे, और फिर उसके बाद जो है हम ये बोलते थे कि वो चीज़ें हमें समझ में आई या नहीं आई है। ठीक है, जी। हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ को अगर हम डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है, जैसे जी। मैथ होता है ना, अगर हम्म। मैथ का मेरे को हर एक स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए तो मेरे को मैथ बहुत इजीली समझ में आ जाता यस सर। है ना। एज ए लर्नर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी चीज़ मेरे सामने लिखी गई है तो ये क्यों आई है ना। बाकी जो टीचर होते हैं कई बार क्या होता है, जैसे जैसे आप अपना वो एग्जांपल दे रहे थे कि हमारी टीचर ऐसी थी, है ना, यस सर। कि सपोज करो उस टाइम पे आपको उस सब्जेक्ट का टीचर नहीं था, या हो सकता है उस टाइम पे उस टीचर को वो सब्जेक्ट नहीं आता, तो वो क्या करता, कोई अब सामने तो कमिट करेगा नहीं कि भाई जी। मैंने अपने टाइम पे ये नहीं पढ़ रखा या मेरी ऐसे जॉब लगी है। तो उसमें क्या कहते थे, बच्चों को ही क्या लेते थे कि बच्चे बच्चे जैसे कोई भी नया टीचर ज्वाइन आता है जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता पढ़ाने का, है ना, जी सर। वो जनरली यही चीज़ें यूज़ करता है कि भाई तुम आपस आपस में कर लो, और एक बच्चा दूसरे बच्चे को जो है वो ज़्यादा बढ़िया समझा सकता है। या हो सकता है कि मैडम को कोई और परेशानी चल रही हो घर पे, वो टाइम ना दे रही हो, उसको लेक्चर प्रिपेयर करने का टाइम ना मिल रहा हो, और इस तरीके से वो दूसरा जो है अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। और वैसे प्राइवेट वाला में होता भी यही है। आपने कहाँ से यस कर रखी है। सर, मेरा गवर्नमेंट था, GCW लाखन माजरा। अच्छा उसमें। सर एक साल तो मैडम ही नहीं आई थी, हाँ। कि अच्छा। उस टाइम बच्चा हो रखा था, तो लीव पर थी वो उस टाइम पर। हाँ हाँ हाँ। अगले 2 साल भी यही प्रोसेस चलता रहा। वो क्लास में आई तो हम्म। हम लोगों को टॉपिक दे देती, ये वाला टॉपिक तुम लोग करोगे, क्लास में प्रेजेंटेशन दोगे। हम्म। पूरी BSc हमारी ऐसे ही निकल गई। अच्छा तो अब उसकी भी समझो यार, जिसका बेबी हो जाता है तो उसको तो कितना टाइम लगाना पड़ता है, कितना टाइम वो इंसान चाह के भी टाइम नहीं दे पाता, क्यों घर जाते ही पै 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 करते हुए मिल जाते हैं, और बाकी सारी जिम्मेवारियां जो है वो निभानी पड़ जाती हैं, यस सर। है ना। ये तो ये वाली चीज़ें थी। और कई बार अगर आपको ये जो चीज़ें थी आपने पहले बिल्कुल भी नहीं समझ रखी, तो उस टाइम पे आपको ये सोचना चाहिए ना कि जैसे ये चीज़ें नहीं आ रही है भाई, ये तो नई चीज़ है, ये तो मेरे को सीखनी है और ये मेरे को ज़रूरी है, तो उसको बर्डन फील नहीं करना चाहिए, है ठीक ना। है सर। क्यों, सारा जितना भी खेल है वो उस माइंड सेट का है कि आप जो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो उस टाइम पे आपका कैसा माइंड सेट है। एक होता है कि पॉजिटिव माइंड सेट होता है, एक होता है नेगेटिव माइंड सेट। ठीक है, कि सपोज करो अगर मैंने कोई भी चीज़ प्रिपेयर करने लगी और मैं पहले ही डर के बैठ जाऊं, जैसे अभी KVS का एग्जाम है, KVS की डेट शीट आ गई, हम इसको लेट मान के चल रहे थे, है ना, यस कि सर। थोड़ा सा लेट हो जाएगा। अब उसी चक्कर में मैं अपना सारा दिमाग इसी चक्कर में लगा दूं कि भाई मेरे तो 10 दिन बच गए, या मेरे 15 दिन बच गए, या मेरे वो दिन बच गए, मेरा इतना सिलेबस बाकी, इतना सिलेबस बाकी, इतना सिलेबस बाकी है, तो आपका दिल जो आपको खुद डरा देगा, वो पढ़ने ही नहीं देगा आपको, वो आपको जैसे मेरे साथ हुआ है सर। है ना, होगा ना।
और वो आपको यही बोलेगा कि बोले 10 दिन तो रहने, 10 दिन में तू क्या करेगा, तू मारे ना गोली इसको। फिर इससे बाहर कैसे निकले? मेरे साथ भी यही हो रहा है। आपके साथ मेरे भी साथ हो रहा है सर। सबके साथ यही हो रहा है ना। यस ये सर। ये सबके साथ दिक्कत होती है। ठीक है, आप सपोज करो आप इसको ये करोगे ना, 10 दिन तो है, अब 10 दिन में तो पता ना मैं कैसे क्या खत्म कर दूंगी, है ना। एक तो हो जाए बोले 10 दिन में क्या ही होगा, बोले 10 दिन में तो सब कुछ खत्म कर देंगे हम। दोनों चीजों में फर्क है, यस सर। फर्क है या नहीं है। अब सपोज करो मेरे पास सेम टाइम का, उसको मैं पॉजिटिव माइंडसेट से लूं या नेगेटिव माइंडसेट से लूं, अब जितना भी टाइम है मैं उसको बदल नहीं सकता, वो वाले मेरे चीज हाथ में नहीं है, नहीं है ना। हेलो, आवाज आ रही मेरी। यस सर। अब वो 10 दिन तो हमारे हाथ में नहीं है, वो उतना टाइम है जिस टाइम पे होगा उस टाइम पे होके रहेगा। और मेरे पढ़ने का भी पेस जो है वो मेरे हाल में है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक दिन में आइंस्टाइन बन जाऊं। मैं अगर सारी चीज मतलब 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ूंगा तो सारी की सारी चीजें याद आ जाएंगी, ऐसा होगा ही नहीं। हमेशा हमारे माइंड की खुद कैपेसिटी होती है, जैसे अभी मैंने 1 घंटे की क्लास ली, मैंने उसके बाद बोला कि ब्रेक ले लो, है ना। यस सर। क्योंकि हमारे माइंड सेट की भी तो कैपेसिटी है भाई, इतने टाइम पे मैं इतना ही कर पाऊंगी, उससे ज्यादा मेरा दिमाग लोड लेगा ही नहीं, है ना। वो उसको और उल्टी सुल्टी चीजों में और करने लग जाएगा, मेरा दिमाग मेरे को नींद और लाने लग जाएगा, बोले सो जाने क्या करेगा, सो जाने क्या करेगा। समझ रहा है, ये दिमाग हमारा बहुत बावड़ी बूच बनाता है ये हमारे साथ। इस बात का समझ में आ रहा है। यस। अब हमारे पास सपोज करो 10 दिन बचे हैं, अब 10 दिन में मैं क्या करूंगा, मैं सेम पेस के साथ पढ़ूंगा, ठीक है ना। हम सेम पेस के साथ पढ़ेंगे क्योंकि हमारा दिमाग इतनी चीजें ले सकता है, उससे ज्यादा मैं भरूंगा तो वो पागल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यस। हम 10 दिन में क्या करेंगे, हम इस बात का कॉन्फिडेंस रखेंगे कि वो वाले टॉपिक तो मैंने कर लिए थे, मेरा इतना सिलेबस ये हो गया, इतना सिलेबस ये हो गया, और मैं ये सपोज करूंगा कि जो मैंने नहीं पढ़ा ना वो एग्जाम में आ ही ना रहा, अपनी ऐसी तैसी कराओ, ठीक है ना। यही आ गया ना। तो एक चीज से मैंने क्या कर लिया, अपनी टेंशन कम कर ली, जो सब्जेक्ट नहीं आ रहे वो पेपर में ही नहीं आ रहे, ये मान लो, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देते हैं, हम 100 में से 100 नहीं ला सकते, हमें 100 में से 60 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। अब मैं ये चीज करूंगा कि 100 में से 100 आ जाए, भाई ये कोई माई का लाल जिसने पेपर बनाया ना वो खुद पेपर देने बैठ जाए, 100 में से 100 उसके भी नहीं आएंगे, जब ऐसे उसको सारे क्वेश्चनों का आंसर पता हो सकता है ऐसे। यस सर, भूल जाएगा। भूल जाएगा ना। अगर मैं ये चीज पहले लेके चल लूं कि भाई मेरे 60 नंबर लेके आने हैं, ठीक है, मेरे को 100 का नहीं है, अगर मैं 60 में से सपोज करो मेरे 65 नंबर भी आ गए ना, मेरा दिल इतना खुश हो जाएगा, वो बोलेगा बोला डांस करो आज तो, इतने जो चीज मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं थी उससे भी ज्यादा मैंने कर दिया। बात समझ में आई, यस सर। क्लियर है। तो जैसे भी हमने शुरू में एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी तो हमने हमेशा किसके ऊपर किया था, यही बताया था ना कि 65-60% की तैयारी करो, आप 100 की परसेंट की मत करो। जब आपकी 60 की हो जाए तो हम 61 पे जाएंगे, 62 पे जाएंगे, 63 पे जाएंगे, 64 पे जाएंगे, 70 तक चले जाएंगे हम। इतनी बात समझ में आई। यस सर। इस वाले माइंड सेट के साथ रहो ना, ठीक है। कि पेपर हो गया तो भी ठीक है भाई, ना हुआ तो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिंदगी इसके बाद खत्म हो जाएगी, या 2012 है कि धरती फट जाएगी उसमें मैं समा जाऊंगा, है ना, मेरी जटा बाहर रह जाएगी। ऐसी चीजें होंगी क्या, शीतल मैडम। सर फील तो फिर ऐसा ही होता है कि बस यो ना हो गया तो जिंदगी ये खत्म हो जाएगी। अब हो गई, बताओ, है ना। देखो किसी चीज का होना ना होना हमारे हाथ में नहीं होता, हम सिर्फ अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, और हम उस मेहनत को उसी तरीके से करेंगे ताकि हम भी खुश रहें। हमें ऐसे खुद के ऊपर ये ना रहना चाहिए कि मेरे को गिलानी हो जाए कि मैंने मेहनत नहीं की, मेरा इंसान हूँ भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 18 घंटे पढ़ लूँ। 18 घंटे पढ़ लूंगा भाई, मेरे को बाकी और काम है, बाकी जिम्मेवारियां भी पूरी करनी है, बाकी सारी चीजें भी समझानी है, और मैं यही चीज सोचता रहूं कि भाई बाकी सारे काम छोड़ दिए और मेरे को ये नहीं हुआ, तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा दिमाग खुद के ऊपर ऐसे पागल हो जाएगा, खुद को गालियां और देगा, बोले ये नहीं करना ये नहीं करना, फिर आप जो भी काम करोगे ना वो सारे के सारे गलत करोगे, है ना। ना खाना ढंग से बनेगा, ना खाना ढंग से खाना पाएगा,
कुछ और काम कर रहोगे तो वो भी ढंग से नहीं होगा। तो एक शांत मन के साथ प्रिपेयर करो, सारी चीजें हो जाएंगी, इसके ऊपर विश्वास रखो। क्लियर है? सारी चीजें हो जाएंगी, धीरे धीरे ही होता है, एक दिन में कोई चीज बढ़िया नहीं बनती। अगर जो चीज जल्दी बन जाती है वो जल्दी खत्म भी हो जाती है। इतनी बात समझ में आई? समझ आया भाई सबको? शीतल मैडम, हाँ सर। रीना मैडम, यस सर। दिमाग का शांत रहना जरूरी है। दिमाग जितना शांत रहेगा वो उतना बढ़िया काम करेगा। क्लियर है? यस जी सर। समझ आया? आपको एक और बढ़िया बात बता दूं, जैसे मैंने एच टेट क्लियर किया है, मैंने नेट क्लियर किया है, मेरा हरियाणा वाला भी जो था, हरियाणा में एज ए पीजीटी कंप्यूटर साइंस गया हूँ, दिल्ली में भी एज ए पीजीटी कंप्यूटर साइंस रहा हूँ। जितने भी मेरे एग्जाम क्लियर हुए हैं मैंने कभी भी इनकी प्रिपरेशन नहीं करी थी। जब मेरा एच टेट का एग्जाम हुआ मैं सोता सोता गया था उसके अंदर, ठीक है, तो वो भी क्लियर हुआ था। जिस दिन मेरा नेट हुआ था मेरे फादर हॉस्पिटल में थे, मैं अब फादर के साथ था हॉस्पिटल में, कि 3 दिन मैं उनके साथ था। वो 1 वीक तक एडमिट रहे थे, मैं 3 दिन उनके साथ था। बीच में पेपर देने गया था और पेपर देने के बाद दोबारा हॉस्पिटल में आया था और फिर वहाँ से पूरा वीक उनके साथ रहा था। तो मेन ये चीज़ होती है, आप दिमाग को शांत रखो, एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर दिमाग शांत रहेगा तो आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अगर आप उसको बिना बात के सोच के पागल करते रहोगे ना तो वो आपकी सही वाली चीज़ को भी गलत कर देगा। ठीक है? क्लियर है ना? अब जैसे हमारे पास 10 दिन है, हम 10 दिन में पाइथन खत्म कर देंगे। आपका जो है, जो सबसे बेस मेन आता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो चुका है, नेटवर्किंग जो है वो खत्म हो चुकी है, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो खत्म हो चुका है। उसके बाद हम जो पाइथन है हम वो खत्म कर देंगे। कंप्यूटर बेसिक जो है हम वो खत्म कर चुके हैं। क्लियर है? अब इसमें से 10 नंबर का आता है, इसमें से 10 नंबर का आता है, इसमें से 10 नंबर का आएगा, और इसमें से अब की बार चांसेस है 20 नंबर का आएगा, और 10 नंबर का इसमें से आएगा। सपोज करो 10, 20, 30, 40, 60। ठीक है? क्लियर है? 60 नंबर का जो है हम बेसिकली कवर अप कर चुके हैं, है ना? और आपका जो 40 का है वो टीचिंग मैथडोलॉजी आएगा, है ना? उसकी जैसे मैंने बताया था, एक सचिन सर है यूट्यूब पे, ठीक है, चाइल्ड पेडागोजी के लिए, उसकी वीडियोस मेरे को वो सही लगी थी। ठीक है? अब 60 नंबर का हम कवर अप ऑलरेडी कर चुके हैं, और 10 दिन में हम ये चीजें कवर अप करेंगे कि भाई मेरा जो बाकी 40 का था, अब 40 पेपर के लिए मेरे को 10 सब्जेक्ट और पढ़ने हैं। ठीक है? और उसमें से ये होगा, एक सब्जेक्ट में से एक क्वेश्चन आएगा, एक सब्जेक्ट में से एक क्वेश्चन आएगा, और एक सब्जेक्ट एक क्वेश्चन आएगा। तो वो 10 सब्जेक्ट पढ़ूंगा तब जाके एक क्वेश्चन आएगा, मैं उसकी टेंशन ले लूं या ये कर लूं कि जो मेरे 60 है वो पक्के हो जाए। यस सर। बताओ क्या करना है? ठीक है? 60 पक्के कर दिए। 60 पक्के करना है। इसके साथ साथ जो हमारा डेटाबेस का हो जाएगा, डेटाबेस के जो क्वेश्चन आ जाएंगे वो और कंफर्म कर लूंगा। तो ये लो 8 क्वेश्चन हो रहा है, 68 नंबर की जो है हम तैयारी कर लेंगे। बात समझ में आई? यस सर। है ना? तो इस तरीके से ऐसे करेंगे। हमने जो है इस चीज के ऊपर विश्वास रखो कि हमने जो है बहुत सारी चीजें जो है वो कवर अप कर लिया है, और हमने जो है उसको डिटेल में कवर अप करा। ऐसा नहीं करा कि भाई 100 को 10 को 20 क्वेश्चन इसके कर लिए, 100 क्वेश्चन इसके कर लिए, हमें ये नहीं पता क्वेश्चन क्या था, बोले इसका आंसर ये था, क्यों आया था, कैसे आया था, यही ना पता। ठीक है? समझ आया? अब एक चीज और कर लेता हूँ, तैयारी करने वाले दिखा देता हूँ मैं। दिखाया था मैंने वो वाली वीडियो, जैसे ये है एनएस क्लासेस वाली, देखिए, है ना? अब इसके अंदर देखो, टोटल एचक्यू क्वालिफाइड 25 डे एग्जाम स्ट्रेटजीज ऐसे ऐसे करेगी, ये करेगी, नॉन स्टॉप मैराथन, ये लगा दिया, वो लगा दिया। व्यूज देख रहे, बच्चे भी देख रहे हैं, बट इसका जो कभी भी पढ़ाने का तरीका उसका ये कभी होता ही नहीं कि ये क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर दिया, जो नेट पे लिखा हुआ वो बता दिया, उसको ये भी नहीं पता कि आंसर ठीक है या गलत है, क्यों आया है, कैसे आया है। बहुत सारे पढ़ा रहे हैं ऐसे, और बट तरीका ये है, बच्चों को वही लगता है कि जैसे हमारे टीचर ने पढ़ाया था ना, जैसे कॉलेज में क्लियर हो गया वैसे ही क्लियर हो जाएगा। वैसे कभी भी जॉब नहीं मिलती, इस बात की गारंटी ले लो मेरे से। क्लियर है? यस। ठीक है? अगर मेरा बेसिक क्लियर होगा ना किसी भी सब्जेक्ट का, अगर बेस क्लियर होगा तो उससे रिलेटेड अगर मैं 50 एग्जाम दे दूंगा, मेरे 50 के 50 क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर से एग्जाम क्लियर नहीं होते।
क्लियर है? Yes, sir. ब्रेक हो गया लंबा, अब करें अगला टॉपिक शुरू? Yes, sir. सारे हो गए भाई, फ्रेश हो गया दिमाग? Yes, sir. अच्छा यस चलो, सर। शीतल मैडम यस सर। चलो भाई ठीक है, करते हैं भाई अपना फैमिलराइजेशन विद पाइथन प्रोग्राम। भाई पाइथन कब थी? पाइथन थी हमारी 1990 में डिस्कवर हुई थी, और गुइडो वैन रूसम, एक क्वेश्चन ये आ जाएगा, ठीक है, ये क्या था? इसका क्रिएटर था, ठीक है, क्लियर है? 1990s या 1991 दोनों में से कोई भी एक आ गया, उसमें डिस्कवरी थी, और ये क्या था? उसका क्रिएटर था। ये किससे बनी थी? ये जो थी एक पहले बेसिक जो लैंग्वेज होती थी, और उसमें जो था मॉड्यूला 3, ठीक है, मॉड्यूला 3, इन दोनों लैंग्वेज को कंबाइन करके जो थी वो बनाई गई थी पाइथन, ठीक है, क्लियर है? वो क्या बनी थी? पाइथन, ठीक है। अब इसके फीचर सुनो, पाइथन क्या है? पाइथन भाई भगवानों की भाषा है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एलियंस, क्लियर है? उससे पहले हमने सी, सी प्लस प्लस या जावा जितनी भी पढ़ी थी, वो सारी क्या थी? वो सारी बहुत ही टाइट लैंग्वेज थी, स्ट्रिक्ट लैंग्वेज थी, ठीक Yes, है, sir. है ना? कि उसके अंदर हमारे पास ये था कि भाई डेटा टाइप है तो इंट ले लिया तो इतने का नंबर आ जाएगा, फ्लोट ले लिया तो इसका नंबर आ जाएगा, ये चीज़ लिखनी है तो ऐसे ही लिखनी है, इस तरीके से आएगा, है ना? क्लियर है? असाइनमेंट होगा तो सिंगल लाइन असाइनमेंट होगा, ऐसे होगा, प्रिंट लिखना तो ये हो जाएगा। उसमें इतने सारे रेस्ट्रिक्शन थी। पाइथन इन सब से फ्री है, ठीक है, क्लियर है? पाइथन इन सब से बिल्कुल फ्री है। पाइथन बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, ठीक है, क्लियर है? और इसके फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड की वजह से आज के टाइम पे, जैसे बीच में हमारे पास क्या था कंप्यूटर की, अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो, और स्टोरेज की बात करूं तो, ये हमारे पास बहुत कम रहती थी ना, है ना? कि जैसे मेरे पास जैसे मेमोरी आ गई भाई, मेरे पास 128 MB की मेमोरी होती थी, 120 GB की हार्ड डिस्क होती थी, बस पहले इतना ही आता था ना शुरू शुरू में, अगर बात की जाए, अगर पुराने कंप्यूटर की बात करो। आज हमारे पास क्या है? अनलिमिटेड मेमोरी हो जाती है। अगर मैं सर्वर की बात करूँ तो 1 TB तक की तो हमारे पास रैम आ जाती है ना? और जो हमारी स्टोरेज है वो किस में आ जाती है? पेटाबाइट्स में आ जाती है ना? तो हमारे पास क्या है? ये वाली चीज़ें जब अनलिमिटेड है कि 1 TB तक की रैम मिल सकती है, पेटाबाइट का स्टोरेज मिल सकता है, तो जो कंस्ट्रेंट मैं मेमोरी और स्टोरेज के लिए लगाता था, वो अब कंस्ट्रेंट मेरे को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई, है ना? पाइथन क्या होता है? बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कि अपने आप जो है किसी भी चीज़ को जो है वो भाप लेती है कि उसकी डेटा टाइप क्या है, किस तरह का डेटा है ना? जैसे सी, सी प्लस प्लस में तो हमें क्या करना था? पहले स्पेसिफिक करना था ना कि ये इस टाइप का डेटा है और ये यही वाली वैल्यू होल्ड करेगा, है ना? कि मान लो कोई भी कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो उसको इंटीजर की वैल्यू नहीं दे सकते, तो दे दी तो ये एरर आ जाएगा, है ना? इतना बड़ा वो था, सरदर्द था। फिर पॉइंटर आगे भाई, पॉइंटर को यहाँ से यहाँ ले जाओगे, ये दे दोगे तो गलत वैल्यू आ जाएगी, ये दे दोगे तो गलत वैल्यू दे देगा, ये आ जाएगा तो एरर आ जाएगा, इतना बड़ा एरर आ जाएगा, यही सारी चीजें थी ना। Yes. पाइथन में ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है, ठीक है? पाइथन जो है सबसे आसान है। अगर मैं आज पाइथन को सीखूंगा ना तो मेरे को ऐसा लगेगा जैसे इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है। अब पाइथन सर। को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे पास दो तरह के मोड होते हैं, ठीक है, क्लियर है? एक होता है पाइथन मोड्स, के पाइथन का प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। एक होता है इंटरैक्टिव मोड, है ना, इंटरैक्टिव मोड। और एक क्या हो गया? स्क्रिप्ट मोड। एक मिनट, एक क्या हो गया मेरे पास? स्क्रिप्ट मोड, ठीक है, क्लियर है? स्क्रिप्ट मोड क्या होता है? जैसे हम पहले लिखते थे कि फाइल के अंदर जो था प्रोग्राम बनाते थे, ठीक है ना? कि फाइल बनाएंगे, फिर उसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद रन करेंगे, वो क्या था? स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इसको, क्लियर है? Yes. ठीक है। अब जैसे इसका साथ साथ प्रैक्टिकल करा के देखूंगा। अगर फ़ोन पे करना है तो पाइडेरोइड 3 नाम की ऐप है, उससे कर सकते हो, बट अभी हमें प्रोग्राम करना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है, ठीक है?
तो पाइथन के लिए जो चलती है वो IDLE चलता है। एक चीज़ ये याद रखना, व्हाट इज पाइथन, IDLE ये पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको लिख दो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, पाइथन IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पाइथन अगर आपको कहाँ मिलेगा, पाइथन की वेबसाइट क्या है, पाइथन की वेबसाइट है python.org, है ना। ये बेसिक क्वेश्चन है कि पाइथन की वेबसाइट, कोई बोल देगा python.com, python.net, python.org या python.ac.in, तो उसमें हमें क्या सेलेक्ट करना होगा, python.org। क्लियर है। ये क्या है, एकदम से पूरी तरीके से फ्री लैंग्वेज है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये हर तरह के प्लेटफॉर्म पे चल जाएगी, चाहे मेरा विंडोज़ हो या मेरा लिनक्स हो या मेरा मैक हो या मेरा एंड्रॉयड हो। क्लियर है। आज के टाइम पे जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, शुरू में देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जाने तो सब क्या है, मैंने बहुत बार बोल यस, दिया, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? रोबोट्स में भी वही यूज की जाती है क्या पर? मतलब कंप्यूटर को जो आईक्यू प्रोवाइड किया गया है, IQ क्या होता फिर? इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। इंटेलिजेंट क्वेश्चन फार्मूला होता है मैडम, आप ठीक बता रहे हो बट उसके में गलतियां बहुत हैं, ठीक है, ठीक है। आप सही। हाँ हाँ हाँ, ना ठीक है। वैसे एक लेमन के लिए हो सकता है, अगर मैं टेक्निकल टर्म में बताऊंगा तो थोड़ा सा वो आ जाएगा, लेमन में भी बताऊंगा। सोनिया मैडम और रीना मैडम, Yes, sir. सर क्या होता है AI? हेलो, नहीं पता सर। नहीं पता? अच्छा, स्नैपचैट यूज करा है, इंस्टाग्राम, यस अच्छा इंस्टाग्राम वाले तो हो, अच्छा मैडम की तो रील भी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया है, ठीक है। हाँ, जो इंस्टाग्राम में या उसमें जो स्नैपचैट में फिल्टर आ जाते हैं वो क्या होते हैं? शीतल मैडम, फिल्टर तो आपने भी यूज करे होंगे। नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं डालती कभी भी। अरे फोटो तो खींचा होगा मैडम। नहीं, फोटो नहीं। स्नैपचैट भी ना यूज करते मैडम आप? स्नैपचैट में यूज नहीं करती, इंस्टाग्राम पे मैं कभी कुछ पोस्ट नहीं करती ना, कभी उसको सिर्फ रील देखने के लिए यूज अच्छा, करती हूँ स्नैपचैट इंस्टाग्राम। तो होगा ना, देखा तो होगा ना कि, नहीं है ही नहीं ना, देखा ना यूज किया। अच्छा फेसबुक का मैसेंजर देखा, उसमें हम बात करते थे शुरू में, सबसे पहले जो आया था वो फेसबुक में आया था, जब आप किसी से भी वैसे बात कर सकते हो, तो वो क्या करता था, आपके बिल्ली के कान लगा देता था, मूंछ लगा देता था, चश्मे लगा देता था रियल टाइम डेटा के ऊपर, हाँ हाँ हाँ। है ना। ये वाली सारी चीजें तो सब ने करी होंगी। आज के टाइम पे ब्यूटीफाई कर देता है, कुछ भी कर देता है ना। रियल टाइम के अंदर डेटा के साथ इंटरेक्ट करना और जो भी चीज लिखी हुई है उसको अपने आप समझ लेना, है ना। आप जैसे अगर मैं कोई भी फिल्टर लगाता हूँ या कोई भी अगर ऐसा यूज कर लेता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये मेरी नाक है, ये इसके होंठ है, ये इसके आँख है, ये इसके बाल है ना। ओके, दैट इज ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, दैट इज अ Yes, रेफरेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे मैंने कंप्यूटर को इस लेवल पे बना दिया कि वो खुद से जो है वो डिसीजन ले पाए, खुद से आइडेंटिफाई कर सके कि ये चीज़ें क्या हैं। क्लियर ओके। है ना। जहाँ पर मैं कंप्यूटर को क्या करूँ, खुद से, जैसे हमने सीरी यूज़ किया है, हमने विंडोज़ हेलो यूज़, सॉरी विंडोज़ हेलो नहीं, कॉर्टेना जो है वो यूज़ किया है। जैसे हमारे पास वो आता है एंड गूगल एंड्रॉयड का वो आता है ना, कि हम बात कर सकते हैं ओके गूगल करके, हम उसको ये बोल देते हैं ओके गूगल प्ले सम म्यूज़िक, है ना, वो गाना बनाने शुरू कर देगा। कि एलेक्सा को बोलते हैं एलेक्सा के ऐसा ऐसा कर। क्लियर है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे कंप्यूटर हैंडल करता है, उसको ये भी पता है कि जैसे पूरे दिन उसको एलेक्सा बोला गया, तो इसका मतलब वो अपना नाम रिकॉग्नाइज कराएगी, हर एक वाइब्रेशन को सेलेक्ट करेगी, है ना। फिर उसके बाद जो उसको बोला जाएगा कि वो उसकी टास्क है, तो वो सारी चीज़ वो कैसे मैनेज कर सकता है, ये होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जहाँ पे कंप्यूटर खुद को समझ पाए कि उसके सामने अगर ह्यूमन कैरेक्टर, नॉन ह्यूमन कैरेक्टर, आइदर इन फॉर्म्स ऑफ टेक्स्ट और वर्ड्स, अगर उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो खुद से उसका सारा का सारा स्ट्रक्चर जनरेट कर ले। बात समझ में आई? यस सर। दैट इज AI।
अगर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर रील यूज़ करता हूँ, फिल्टर यूज़ करता हूँ, वो मेरे चेहरे को ऑटो डिटेक्ट करता है, वो रियल टाइम फीड में सारी की सारी चीज़ें हैंडल करता है। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो है एआई। बात समझ में आई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर है? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो आपका स्नैपचैट बना है, जो आपका इंस्टाग्राम बना है, रिसेंटली जो फेसबुक के ऊपर फिल्टर विल्टर, ये जितनी भी ऐप लगी हैं, दे ऑल आर डेवलप्ड इन पाइथन। बात समझ में आई? सारी की सारी क्या है, पाइथन में बनी हुई है। क्लियर है ना? अब फिर उसके बाद आता है कि पाइथन को जो है दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम, एक इंटरेक्टिव मोड होता है और एक स्क्रिप्ट मोड होता है। क्लियर है? पाइथन के ऊपर पहले जो था, पहले तो हम सी प्लस प्लस यूज़ करते थे, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस जैसे कोई चीज़ नहीं थी। हमने सिर्फ उसको इतना ये मानना हुआ था कि कंप्यूटर वो करेगा जो उसको बताया जाएगा, है ना, जो उसके अंदर लिखा होगा। अब हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर वो सारी चीज़ें भी कर सकता है जो उसको नहीं बताई गई, है ना। और फिलहाल इसके ऊपर अगर आपने कभी पोस्ट पढ़ी हो, तो फेसबुक ने शुरू में इंस्टाग्राम पे वो सॉरी एक एआई के ऊपर काम करना शुरू करा था, और एआई का काम जो था, प्रोजेक्ट था, उन्होंने बंद कर दिया, है ना। फिर उसके साथ साथ आपने एलोन मस्क की भी जो होगी वो स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि एआई जो है वो बहुत खतरनाक है। सुना है ये स्टेटमेंट? सुनी है? हाँ, एक ना इस पे सीरीज भी देखी थी आयशा करके, हाँ हाँ हाँ, एआई के आपने भी ऊपर। देखी होगी। ना, मैंने देखी नहीं है। एआई के ऊपर जो फेसबुक ने शुरू में एआई का प्रोग्राम बनाया था, तो वो जब इसके ऊपर डेवलपमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या करा था, रोबोट बनाए थे। ठीक है, कि रोबोट बना के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि उसको इंसानों के जैसा क्या बनाना चाहे। जब जैसे उन्होंने उसका प्रोजेक्ट शुरू किया, तो जो रोबोट उन्होंने डेवलप करे थे, उन्होंने क्या कर लिया कि 3 या 4 दिन में, या पता ना थोड़े बहुत टाइम पे, एक ऐसी लैंग्वेज जो थी वो डेवलप कर ली कि जो वो आपस में समझ सकते थे और इंसान ना समझ पाए। क्लियर हम्म। है ना, कि वो इतने इंटेलिजेंट बन गए थे। समझ आया? तो फिर उन्होंने क्या करा, उसके पूरे प्रोग्राम को ही जो था वो ऑटोमेटिकली शट कर दिया। और साथ साथ में कई बार उसकी भी वो देखी होगी, एक एआई की वीडियो आती रहती है एलोन मस्क के साथ, वो उसमें बोलता है रॉक पेपर सीजर्स, और वो ऐसे करता है, वो ये कर देती है, वो लास्ट में बोलती किल। सुना है कभी? देखिए वीडियो। नहीं सर, हैं? नहीं देखी। नहीं देखी? ऐसे है, रॉक पेपर सीजर्स एआई किलिंग। चलो, मेरे को वो कोई नहीं, वो चीज़ समझ में आई। तो मैं इसमें इसमें ये वाली जो थी, हॉट, ये वाली SYX से शी वांट टू डिस्ट्रॉय ह्यूमन, इसकी वीडियो है ये वाली जो दिख रही है, सोफिया। ये रहा, ये रहा, क्या? ये देखिए किसी ने? Jimmy, Uh-huh. would you like to play a game of rock, paper, scissors, robot style? Sure. आवाज आ रही है सबको? Okay, let's get this game going. Show me your नहीं hand सर, to start. इसकी आवाज आ रही है वीडियो की? Rock, नहीं सर, paper, scissors, shoot. सुना? Jimmy, एक मिनट। ए, अरे स्पीकर तो लगा नहीं रखते। ठीक है, चलो इसका ये वीडियो जो है मैं भेज देता हूँ। ये इसको क्या बोलते हैं, रॉक पेपर सीजर्स। एक मिनट देखना, अब अगर आवाज आए तो। Uh-huh. would you like to play a game of rock, paper, scissors, robot style? Sure. Okay, let's get this game going. Show me your hand to start. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This सुना? यस। रॉक पेपर सीजर्स, और उसने क्या बोला, शूट, है ना। आई वॉन। क्लियर है? तो ये वाली चीजें थी जो इतनी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है आई। ठीक है, अभी हम जो चल रहे हैं इसके पीछे चल रहे हैं, और आने वाली जनरेशन में, यानी कि 20-30 साल के बाद, हमें जो है वो ये वाला हो जाएगा कि आदमी जो है नौकर बन जाएगा, रोबोट राज करेगा। ये वाली चीज होने वाली है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई?
अच्छा मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर रखी है ना। हाँ, इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. चलो भाई ठीक है, फिर पाइथन शुरू करते हैं। पाइथन शुरू करने के लिए ये वाला जो सिंबल है ये आईडीएलई का है, और पाइथन को जो है वो उसके पाइथन के स्नेक के सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई? Yes, sir. ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल का मतलब है जैसे जो भी चीज़ें जाएगा उसके अकॉर्डिंगली काम कर लेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. ठीक है भाई। अब जैसे मेरे को क्या करना होता है, जो मेरे सामने चल रहा है वो क्या है, एक इंटरेक्टिव मोड है। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे पाइथन के अंदर अगर मेरे को प्रिंट कराना है कुछ भी, तो ये उसका सिंटैक्स होता है, प्रिंट लिखा और बीच में क्या लिख दिया, हेलो। सबने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुन रखी है ना, ओ सॉरी कर रखी है Yes. ना। तो ये वाली जो चीज़ होगी ना, प्रिंट में मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट लिखा, ब्रैकेट लगाया, और उसमें क्या कर दिया, जो भी सेंटेंस था वो कोट में लिखा है ना, डबल कोट में, और उसमें कर दिया। यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग बात है इसमें ये क्या है कि कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है वो डबल कोट में लिखी जाए। अगर मैं चाहूँ तो उसको सिंगल कोट में भी लिख सकता हूँ, कि मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और उसके बाद उसको एंटर करूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने लाइन के साथ एंटर किया, उसके साथ साथ जो था वो उसकी आउटपुट आ गई, है ना। अब यहाँ पे सिंगल कोट था, अब यहाँ पे चाहूँ तो मैं इसको डबल कोट से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, पहले सिंगल कोट लगाया, अब डबल कोट लगवाए, ठीक है, तो भी वही आउटपुट आई ना, है ना। Yes, sir. और इसी के साथ साथ अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ट्रिपल कोट भी लगा सकता हूँ। ट्रिपल कोट अभी तक किसी ने नहीं सुना होगा ना तुम में से, है ना, क्यों ट्रिपल कोट किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थे ही नहीं। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 1 2 3 ट्रिपल कोट लगाए, तो इस तरीके से ये भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं करूँगा साथ साथ आउटपुट आ गई, सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट, तीनों जो थे वो इसमें यूज हो गए। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. ये क्या था, ये था इंटरेक्टिव मोड के, जैसे जैसे मैंने उसको लिखा और वैसे वैसे मेरे पास क्या आ गई, आउटपुट आ गई। क्लियर है? फिर उसके बाद जैसे फाइल, और मैं यहाँ पे जाके न्यू फाइल बना देता हूँ, और जैसे मैं ये लाइनें लिख देता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? खाली प्रिंट करने के लिए क्या चाहिए, प्रिंट चाहिए। क्लियर है? इस फाइल को हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे, डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेते हैं, नाम दे देते हैं F1। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे रन कर दूँ, डायरेक्ट रन हो जाएगा, तो तीनों की आउटपुट जो थी वो इस तरीके से आ गई। क्लियर है? तो ये वाला जब हम इस तरीके से काम कर रहे थे, ये कौन सा था, इंटरेक्टिव मोड, और इस तरीके से जब हमने इस पे ऐसे काम किया, ये क्या है, स्क्रिप्ट मोड। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, दो तरह के मोड इस पे काम कर देंगे, एक जो हो जाएगा इंटरेक्टिव मोड, और एक क्या हो जाएगा, स्क्रिप्ट मोड। क्लियर है? ठीक है भाई। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे, तो इसके बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स होके काम करेंगे। अब कोई भी अगर मैं लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो उसके अंदर अब हम पढ़ेंगे इसका कैरेक्टर स्टैक, कैरेक्टर सेट क्या होता है, टोकन क्या होता है, उसके अंदर कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, पंक्चुएटर, वेरिएबल, कंसेप्ट, एल वैल्यू, आर वैल्यू, और यूज ऑफ कमेंट्स, ये क्या होता है, ये सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, सपोज करो मैं अगर बात करता हूँ इंग्लिश की, ठीक है ना, इंग्लिश तो सबने पढ़ी होगी, पढ़ी है, Yes, sir. ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश का कैरेक्टर सेट क्या है, इंग्लिश का कैरेक्टर सेट क्या है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, वो सारी चीज़ जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश लिखूं तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ हो जाएंगी जो इस सब में यूज़ की जा सकती है। तो इंग्लिश के अंदर अगर मैं ये कहूँ स्मॉल a टू स्मॉल z आ जाता सारा यूं का यूं, इंग्लिश में रिकॉग्नाइज होता है ना, स्मॉल a टू स्मॉल z लिख सकता हूँ मैं, कैपिटल Yes, ए sir. से कैपिटल जेड तक कोई भी नंबर लिख कुछ भी लिख सकता हूँ, वो सारा इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट रहेगा, है ना। Yes, sir. अब ये बताओ, क्या मैं उसमें कै से लेके अण तक लिख सकता हूँ? नहीं, sir. नहीं लिख सकते, तो ये उसके कैरेक्टर सेट का पार्ट नहीं बनेगा। इंग्लिश में मैं क्या कर सकता हूँ, 0 से लेके 9 तक का नंबर लिख सकता हूँ, कुछ भी No. लिख सकता है मैडम, जैसे जीरोस 9 से ऐसे रिप्रेजेंट करना हो तो ये लिख सकता है, और ये इंग्लिश में वैलिड हो जाता है। ठीक है,
बट अभी के Okay. लिए हम जैसे ये मान लेते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, क्लियर है। तो उसके कैरेक्टर सेट में यही आ सकता है कि भाई कैपिटल स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, कोई भी वर्ड आ सकता है बीच में। इसके साथ साथ हमने क्या कर रहा था कि एक जो डॉट होता है वो यूज होता है ना, एक क्या होता है कॉमा यूज हो जाता है, एक क्या होता है इन्वर्टेड कोट्स हो जाते हैं वो यूज होता है, एक क्वेश्चन मार्क जो है वो यूज हो जाता है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है वो यूज हो जाता है। क्या पूर्ण विराम की अगर मैं बात करूं वो इंग्लिश में यूज होता है? नहीं सर। वो इंग्लिश में यूज नहीं होता। ठीक है, अब ये बताओ ऐसी और भी चीजें हैं जो इंग्लिश में यूज हो सकती हैं? हाँ या ना, बताओ जल्दी बताओ। कोई एक ऐसा सिंबल जो हम भूल रहे हो कि ये इंग्लिश में यूज होता है बट हमें ये नहीं पता। क्या सेमीकोलन यूज होता है? सेमीकोलन यूज होता है या नहीं होता? अरे बताओ हाँ या ना। होता है, सेमीकोलन यूज होता है। अच्छा, सिंगल कोट यूज होते हैं या नहीं होते? होते हैं वो भी। सिंगल कोट भी यूज होता है। तो ये सारी चीज क्या बनेंगी, ये सारी चीज किसी का भी कैरेक्टर सेट बनेंगी। और कैरेक्टर सेट का मतलब क्या है, वो ऑल पॉसिबल वर्ड जो इस लैंग्वेज में यूज किया जाते हैं। इसी तरीके से हम अगर बात करें पाइथन लैंग्वेज की, तो पाइथन लैंग्वेज का भी क्या होगा, एक अपना कैरेक्टर सेट होगा और उसके अंदर वो सारे वेरिएबल होंगे जो इसके अंदर यूज किए जाते हैं, जिसका मतलब एक मीनिंग होगा या जिसको आप लिख सकते हो। उसमें भी यही क्या आगे, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, कुछ स्पेशल सिंबल जैसे हैश हो गया, एट द रेट हो गया, है ना, ये सारे, सेमीकोलन हो गया, है ना, कॉमा हो गया, कॉलन हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, है ना, सिंगल कोट हो गए, ट्रिपल कोट हो गए, है ना, फिर उसके बाद ब्रैकेट होगी, ये वाली ब्रैकेट होगी, ये वाली ब्रैकेट होगी, है ना। इतनी सारी चीज समझ में आई। खाली वाइट स्पेस हो गया। तो ये सारी चीजें जो भी पाइथन के अंदर यूज की जा सकती हैं, जो पाइथन के अंदर वैलिड रहेगी, ठीक है, वो सारी क्या यूज हो जाएंगी, उसका कैरेक्टर सेट। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखता हूँ मैं, उसमें कैक है थोड़ी ना लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता ना। तो ये वाली सारी चीजें यूज नहीं हो सकती। उसके साथ साथ क्या होता है, एडिशनल सिंबल हो जाते हैं, जमा का, घटा का, गुणा का, भाग का, है ना, मॉडुलस का, ये वाली सारी चीजें हैं, है ना। अब देखो, अगर जैसे मैथ में मैं भाग इस तरीके से लिखता हूँ, क्या कंप्यूटर में भाग लिखा जाता है ऐसे? कंप्यूटर में ऐसा भाग कभी भी नहीं लिखा जाता, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ। अब जैसे मैं फ़ोन का कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उस पर कॉपीराइट का निशान आ जाता है, रजिस्टर्ड का निशान आ जाता है। क्या ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चलते? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं चलते। क्लियर है। तो पाइथन का कैरेक्टर सेट क्या हो जाएगा, उसमें वो सारी चीज़ें जो पाइथन जो है रिकग्नाइज कर सकता है एज अ लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें क्या बनेंगी, उसका कैरेक्टर सेट बनेगी। और पाइथन का जो कैरेक्टर सेट है वो करंटली क्या है, UTF-8। ठीक है, ठीक है, UTF-8 भी चल सकता है, 16 भी चल सकता है, और 32 भी चल सकता है। अब UTF क्या था हमारे, UTF की फुल फॉर्म शीतल मैडम याद है? शीतल मैडम आपको तो बताया था ना। किसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हो सर? UTF, यूटीएफ की, हाँ। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ठीक है, तो दिखाई दिया। अच्छा दिखाई दिया ना, तो ये वाली चीज़ें लिख लो भाई। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, अलग अलग तरह के जो होते हैं सिंबल यूज किए जाते हैं कंप्यूटर में किसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए। तो उसमें क्या है, एक है UTF। ठीक है, UTF 8 का भी हो सकता है, 16 का भी हो सकता है, और 32 का भी हो सकता है। ये क्या होती है, एनकोडिंग स्कीम होती है ना, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। और इसके साथ साथ एक आपने सुना होगा अस्काई फॉर्मेट। ठीक है, क्लियर है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दो डेफिनेशन ये जो हमेशा याद रखनी है, जो एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती है। लिख ली? यस। ठीक है, क्लियर है। अब ये चीज़ें यूज़ मैं किस तरीके से करता हूँ, ये चीज़ें यूज़ करने का रीज़न ये है कि सपोज करो जैसे अगर मैं क्या करता हूँ, किसी ने हैलेपिनियो का नाम सुना है? हेलो, नहीं सर। हैलेपिनियो, अरे पिज्जा की ऐड नहीं देखी क्या, हैलेपिनियो?
अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये मैंने क्या लिखा है? हाँ हाँ ये मैं क्या लिखूंगा? ये क्या लिखा है? जा जा अगर मैं हूँ इंडिया में, ये क्या है? हा हा हा, और ये क्या है? जा जा जा। अगर मैं स्पेन में हूँ, ठीक है, ये है हा हा हा, ठीक है। अगर मैं स्पेनिश बोलता हूँ, ठीक है, तो इसकी जो साउंड है वो क्या है? एच, ठीक है। हेलेपिनियो की स्पेलिंग क्या होती है? हेलेपिनियो ऐसे करके लिखा जाता है, उसमें जे लिखा होता है, हम उसको जेलेपिनियो बोल देते हैं, है ना? क्लियर है? ये क्या होता है? हा हा हा, ये स्पेनिश में हा 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 है, ठीक है, क्योंकि उसमें जे और एच का साउंड जो है वो बिल्कुल सेम होता है। क्लियर है? अब ये क्या चीज़ होगी? अगर सपोज करो अब मैं इंडिया में हूँ तो इसका मतलब ये है, अगर स्पेन में हूँ तो भी दोनों चीज़ों का मतलब ये है। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि जैसे मैं इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट करता हूँ, तो हमें क्या होता है, क्रॉस कंट्रीज जो है वो कम्युनिकेशन करना पड़ता है ना। यस सर तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मेटिंग को एग्रीमेंट लेकर करना पड़ेगा कि भाई चलो ये वाली है तो ये वाली कंसिडर कर लो ना, वरना एक कंसिडर कर लो, है ना। जो हर एक कंट्री में क्या हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड बन जाएगा कि भाई ये हा हा है तो यही हा हा है, इसके ऊपर कंप्यूटर में कोई और दूसरे तरीके से हा हा नहीं लिखा जा सकता। इतनी चीज समझ में आई? ठीक है, तो वो कैसे वो करते हैं, वो करते हैं हम यूनिकोड या स्काई फॉर्मेटिंग के दौरान, के हर एक चीज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है? फिर उसके बाद आती है नई चीज जिसमें हमें बोला जाता है कि टोकन्स क्या होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। जैसे हमारी बॉडी में क्या होती है, इंसान की या कोई भी जिंदा चीज होती है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? बता दो भाई, बायोलॉजी तो पढ़ी होगी। अरे किसी सजीव सर वस्तु की छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाती है? सर हाँ, सेल कहलाती है ना। तो ऐसे ही जैसे हमारी बॉडी में सेल होता है, प्रोग्राम की छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाती है? टोकन कहलाती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जो टोकन्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहले आ गए कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स, ठीक है, क्लियर है? अब अच्छा ये बताओ, ये मैंने क्या लिखा है? बनाना अच्छा सारे हो या गए? यही पे आ यही हो ना? अच्छा गया। ये मैंने क्या लिखा है? बनाना इसका मतलब क्या होता है? हेलो, फ्रूट होता है फ्रूट है ना। बनाना क्या है? फ्रूट है ना? ठीक है, फ्रूट हो गया, और हम केला कह देते हैं। अब ये बताओ, ये किसने लिखा कि भाई बनाना का मतलब केला ही होगा, कुछ और क्यों नहीं हो सकता? हिंदी में अगर मैं बनाना पूछता हूँ तो अगले वाला ये थोड़ी ना पता करेगा कि भाई वो हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं। बनाना लिखने का रीजन क्या है? क्योंकि बनाना अगर मैं बोलता हूँ तो हिंदी में भी इसका कुछ अलग मतलब निकलता है और इंग्लिश में अलग मतलब निकलता, होता है या नहीं होता? यस सर है ना? बट जो मैं चीज कर रहा हूँ उस टाइम पे इसका मतलब क्या है, वो किसने डिफाइन करा है? ये सपोज करो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा ना कि मैं यहाँ पे इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, है ना? तो जैसे वो क्या चीज़ होती है, डिक्शनरी होती है ना हमारे पास। डिक्शनरी में क्या होता है, हर एक वर्ड की जो है डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि भाई ये वर्ड है तो इसका ये मतलब है। इंग्लिश डिक्शनरी में अलग हो सकता है, हिंदी डिक्शनरी में अलग हो सकता है ना? तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूंगा, आवाज आ रही है ना सबको? हेलो? यस सर तो कुछ सर कुछ एक वर्ड्स हो जाते हैं जिनका क्या होता है, स्पेसिफिक मीनिंग होता है कि ये वर्ड जो है ये आ गया तो इसका स्पेसिफिक मतलब ही क्या है। और वो चीज़ जिसका स्पेसिफिक मतलब है वो प्री डिफाइंड मतलब है ना? इसमें मैं क्या बोलूँगा, वर्ड्स विद प्री डिफाइंड मीनिंग, है ना? जिसका मतलब क्या है, पहले से ही प्रोग्रामिंग में आ गया कि अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है, वो क्या कहलाते हैं? कीवर्ड। सपोज करो जैसे, क्या कह रहे थे सोनिया मैडम? नहीं सर मैंने कुछ नहीं कहा अच्छा, कोई बोल रहा था क्या बीच में? है ना? सपोज करो जैसे हमने फॉरवर्ड पढ़ा था,
है ना। फोर की अगर इंग्लिश में बात करूँ तो कुछ और, कंप्यूटर में हमें क्या मतलब पता था कि जब से हमने लूपिंग का मतलब समझा था तो हम इंग्लिश वाले फोर का मतलब भी तो भूल ही गए थे। हुआ था नहीं है, यस है सर। ना। फिर जैसे स्विच का मतलब था तो कुछ अलग आ गया था, है ना। इफ का मतलब था तो हम मतलब बदल गए थे ना। अब प्रिंट था तो प्रिंट का मतलब यूज बदल गया, इनपुट था तो इनपुट का मतलब बदल गया, यही वाली चीजें थी ना। क्लियर है। तो भाई इसी तरीके से जिन जिन वर्ड्स का प्री डिफाइंड मतलब होता है वो सारे क्या हो गए, कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब मैं अगर ये बोलूँ पाइथन कीवर्ड्स, तो पाइथन में जो है वो 33 कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज। ठीक है ये दिख रहा है सबको। यस सर। एक मिनट, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ, अच्छा, नौ तिया 27, 27 और 6 कितने हैं, 33। क्लियर है ना, 33 है। अब ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एक क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीवर्ड इन पाइथन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन। या एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आइडेंटिफायर नेम इन पाइथन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम इन पाइथन। सुने होंगे ना ये वाले क्वेश्चन तो, हाँ, यस सर। है ना। तो इस तरीके से भाई ये वाली चीज़ें जो हैं, ये वाले 33 वर्ड हैं, 33 वर्ड याद कर लेना। इसमें से कौन सा है, बट जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ेंगे तो कुछ एक वर्ड है जो हमें याद हो जाएंगे, और आधे से ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें याद हैं। ठीक है, एक एंड वर्ड था वो याद है, एंड ऑपरेटर होता था, है ना। एज वाला हो गया तो वो अभी हम करेंगे। एज किस में, अलाइस के लिए यूज़ होता है। असल्ट जो है वो बाद में यूज़ करेंगे। ब्रेक और कंटिन्यू तो याद होगा ना, यस सर। है ना। ब्रेक कंटिन्यू याद हो गया। क्लास क्या होती है, एक जो वर्ड इसमें नया है वो क्या है, डेफ। ठीक है, डेफ क्या होता है, डिफाइन करने के लिए, जैसे हम फंक्शन डिफाइन नहीं करते थे पहले सी और सी प्लस प्लस में, है ना। पाइथन में जो फंक्शन डिफाइन यूज़ किया जाता है वो डेफ कीवर्ड के थ्रू होता है। फिर DEL जो होता है वो डिलीट करने के लिए होता है। उसमें हमारे पास एल्स होता था ना, एल्स इफ सी में होता था या नहीं होता था, यस सर। है ना। इसमें क्या है, इसमें उसको छोटा करके एस ई हटा दिया, एलिफ कर दिया है, ELIF पाइथन में। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा होगा ट्राई और एक्सेप्ट पढ़ा होगा ना, जैसे वो उसमें होते थे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग करिए, हाँ या ना। नो सर। अच्छा चलो, वो इसमें क्या होता है, ट्राई और एक्सेप्ट का ब्लॉक बनता है, फाइनली हो जाता है, ये बाद का वर्ड है। ट्रू और फॉल्स तो पढ़ा ही होगा, ट्रू भी आ गया फॉल्स भी आ गया, है ना। फोर आ गया इसमें, फ्रॉम ग्लोबल वेरिएबल के लिए ग्लोबल यूज़ किया जाता है। इफ, और एक वर्ड होता है इम्पोर्ट। अगर जावा पढ़ रखी होगी तो इम्पोर्ट वर्ड भी याद होगा। जावा पढ़ी है किसी ने? नहीं सर। अच्छा, नहीं जैसे सर। इम्पोर्ट से हम क्या करते हैं, कोई भी लाइब्रेरी को होता है अपने प्रोग्राम में वो इम्पोर्ट कर लेते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। इन इज, ये वाली चीज़ें जो हैं अभी जो आ जाएगा हमारा उसके साथ करेंगे। क्लियर है, उसके साथ साथ हमारा, एक मिनट, दिख रहा अब, ठीक है। लैम, अच्छा ये क्या होगा, लैम्बडा नॉन लोकल, ये हम अलग करेंगे। नन जो है एक वर्ड हो जाता है, नन का मतलब इसमें अना खाली होता है। ठीक है, ये स्पेशल टाइप है, जैसे वर्ड होता था ना हमारे पास सी प्लस प्लस में, है ना, याद है। रीना मैडम, शीतल मैडम, यस सर। वर्ड याद है? नहीं सर। अरे वर्ड मेन यस सर। यस सर। आ गया याद। शीतल मैडम है या गई? शीतल मैडम, हूँ मैं सर। फिर सो गए क्या? नहीं। फिर याद है वर्ड मेन? हाँ याद है। ठीक है, तो जैसे उसमें वर्ड होता था, पाइथन में नन होता है, नॉट भी होता है, और भी होता है, पास, रेज, रिटर्न। जैसे हम वो करते थे ना फंक्शन में रिटर्न वैल्यू करते थे, सेम इसमें रिटर्न होता है। ट्राई, विद, वाइल और यील्ड। ठीक है, तो कुछ एक
ये जो इसमें याद रखने वाले हैं वो ये क्या है, एक यील्ड होता है अलग से, लैम्बडा, नॉन लोकल, रेज, है ना, क्योंकि ये वर्ड ऐसे लगेंगे मेरे को जैसे नहीं होंगे बट ये हैं, फाइनली, और बाकी ग्लोबल, और इसमें असर्ट। ठीक है, ये वाले जो कीवर्ड हैं ये वाली चीज़ ध्यान से याद रखना, क्योंकि बाकी सारे तो याद हैं, किसी ना किसी वे में याद हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? आगे। हेलो, यस सर। समझ आया भाई? यस सर। ठीक है, फिर अगला जो चीज़ आती है वो क्या होती है हमारे पास, लिटरल। जल्दी जल्दी पढ़ाओ, मेरे को ऐसा लग रहा तुम बोर हो गए, तुम्हें नींद आ रही है। नहीं सर, हैं? नहीं आ रही। अच्छा, लिटरल, लिटरल नहीं पता होगा भाई। लिटरल क्या होता है, जैसे मैं क्या लिख सकता था, हम क्या लिखते थे, जैसे मैंने लिख दिया नेम। ठीक है, जैसे बच्चों में हम क्या करते हैं, नेम इज इक्वल टू, मैं क्या लिख देता हूँ, जैसे कपिल लिख दिया। ठीक है ना। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, रोल नंबर, रोल नंबर इज इक्वल टू 15 लिख दिया। मार्क्स, ठीक है, लिख दिया 98.75। क्लियर है ना? इस तरीके से हम लिखते हैं, लिखते हैं या नहीं लिखते? यस सर। तो लिटरल क्या होता है, ये जो वैल्यूज हम किसी को असाइन करते हैं ना, ये होता है लिटरल। समझ आया? यस सर। क्लियर है? अब जो किसी चीज को वैल्यू हम असाइन करते हैं वो अलग अलग तरह की हो सकती है। तो लिटरल क्या हो गया, इसमें क्या होता है भाई, इंटीजर लिटरल। ठीक है, इंटीजर लिटरल। इंटीजर लिटरल का मतलब क्या है, उसमें वैल्यू जो रहेगी वो इंटीजर की फॉर्म्स में रहेगी, और जिसमें क्या होता है, इंटीजर कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल ना हो वो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। और इंटीजर के नाम से आपने सबसे सुना होगा कि इंट तो होता है, हम याद रखते हैं ना। क्लियर है? इंट हो जाता है। फिर उसके साथ साथ जो इसमें लिटरल आ जाता है वो क्या आ जाता है, 0 और 1 भी आ जाता है, जिसको हम बाइनरी ट्रू या फॉल्स कह देते हैं। क्लियर है ना? फिर उसके साथ साथ जब मैं पाइथन यूज़ करता हूँ तो पाइथन में हमारे पास क्या होता था, हमने बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर भी पढ़े थे, है ना, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल को भी पाइथन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दे कैन ऑल्सो बी असाइंड एज ए वैल्यू। तो उसमें क्या रखेंगे, अगर मुझे कोई भी नंबर लिखना है, ठीक है ना, तो ऑक्टल के लिए मैं क्या करूँगा, 0, सबसे पहला नंबर क्या आएगा, 0, और अच्छा 1 मिनट, मैं उल्टा तो नहीं भूल गया, सबसे पहले ओ आएगा, ऑक्टल नंबर इन पाइथन, हाँ 0O। ठीक है, प्रीफिक्स विद 0। क्लियर है? तो पाइथन के अंदर कोई भी, जैसे मैं नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ये लिख दिया 1 2 3, इसका नंबर हो गया ना ये 123। अगर मेरे को ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो वो पाइथन में कैसा लिखा जाएगा, 0, फिर छोटा ओ, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 7 और 0। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर मैं कोई नंबर लिखूंगा तो ये क्या नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? हमें एक क्वेश्चन बनेगा कि पाइथन में जो है वो ऑक्टल नंबर कैसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। पाइथन नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज होता है, 0 विद एन ओ, पहले 0 आएगी और फिर ओ आएगा। इसमें क्या हो सकता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, वो क्या बोलेगा कि एक ऑप्शन ये दे दिया, अगले में 0 ये दे दिया, अगले में दे देगा x और 0, और अगले में क्या दे देगा, 0 और x। क्लियर है? इस तरीके से ये 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑक्टल नंबर इन पाइथन, तो हमें क्या करना है, इसके साथ यूज करना है। क्लियर है? एक क्वेश्चन इसी में बन जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड ऑक्टल नंबर। अब मेरे को ये बात बताओ, ऑक्टल नंबर कौन कौन से होते हैं? अच्छा, अगर मैं ये एक नंबर लिख देता हूँ O0987, सॉरी 978, ये मैंने ऑक्टल नंबर लिखा है, ये नंबर ठीक है या गलत है? शीतल मैडम, ऑक्टल वाली क्लास में तो आप थे ना? हाँ सर, मैं थी। अच्छा ये बताओ, ये ऑक्टल नंबर मैंने ठीक लिखा है या गलत लिखा है? रीना मैडम,
यस सर। ये ऑक्टल नंबर लिखा हुआ है, ऑक्टल नंबर सही लिखा है गलत लिखा है? सोनिया मैडम आप भी बताओ, ये ऑक्टल नंबर सही लिखा है गलत लिखा है? हेलो। सर नहीं पता। अच्छा, ऑक्टल नंबर में कहाँ से कहाँ तक का नंबर आता है? ऑक्टल नंबर में आता है 0 से लेके 7 तक के नंबर। अगर मैं ऑक्टल में 9 लिख दूंगा तो ये क्या वैलिड रहेगा? ये इनवैलिड रहेगा। 8 लिख दूंगा क्या वैलिड रहेगा? ये इनवैलिड रहेगा। तो आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक क्वेश्चन दे देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड ऑक्टल नंबर। उसमें क्या दे दिया? एक नंबर 8 दे दिया, एक नंबर किसी एक में 9 दे दिया, एक में क्या कर दिया 0 से 7 इंक्लूड कर दिए, एक नंबर में ओ 0 पहले लिख दिया ओ बाद में लिख दिया, दूसरे में 0 पहले लिख दिया ओ बाद में लिख दिया। तो इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन बना देंगे। तो आपने क्या चूज करना है? आपने हमेशा उस वाले को चूज करना है कि जिसमें वैल्यू 0 से 7 के बीच में और सबसे पहले 0 आए, फिर उसके बाद क्या आ जाए? x आ जाए। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो वो हमेशा क्या रहेगा? ऑक्टल नंबर रहेगा। और इसी तरीके से जैसे ऑक्टल होता है वैसे ही हेक्साडेसिमल नंबर भी रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगेगा? जैसे उसमें लगा था 0 ओ, इसमें क्या लग जाएगा? 0 और x लग जाएगा। क्लियर है? जो हेक्साडेसिमल के अंदर जो नंबर रिप्रेजेंट किया जाएगा वो यूज किया जाएगा 0 और x। इसमें क्या था? o छोटा था, इसमें याद रखना 0 छोटा x भी हो सकता है और बड़ा x भी हो सकता है। क्लियर है? अब हेक्साडेसिमल नंबर कौन से होते हैं? जिसमें मेरे पास नंबर क्या रहे? 0 to 9 एंड a to f तक नंबर आए। तो इसी तरीके से वो क्या पूछेगा आपसे? ये क्वेश्चन बन जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर इन पाइथन। वो क्या लिखेगा? 0x और यहाँ पे लिख देगा KAF। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सही होगा या गलत होगा? ये गलत हो जाएगा, गलत। क्योंकि के तो है जो कभी भी आता नहीं है। क्लियर है? इस तरीके से वो दे देगा। आपके पास 4 ऑप्शन बनाएगा। आपने हमेशा इस चीज को याद रखना है कि जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें 0 पहले है, उसके बाद ऑक्टल के लिए वो है, और एक्स के लिए जो है हेक्साडेसिमल के लिए 2 एक्स है, छोटा भी है और बड़ा भी है। ऑक्टल में वैल्यू क्या आएगी? 0 से लेके 7 तक के बीच में आएगी। और इसमें हेक्साडेसिमल में क्या आ जाएगी? 0 से लेके 9 तक एंड A to F। अगर कोई वैल्यू ऐसा ऑप्शन आ रहा है जिसमें ये इससे रेंज की बाहर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वो क्या है? गलत है। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? यस। ठीक है भाई। इसी तरीके से फिर उसमें अगर नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है तो एक हमने सुना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, याद है सबको? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते थे? वो इमेजिनरी नंबर जिसमें आयोटा आता था, वाले। है ना? क्लियर है? तो पाइथन के अंदर जो हाँ है वो हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? a प्लस बी जे। ठीक है ना? a प्लस बी कैपिटल जे। क्लियर है? कोई भी होगा, वो छोटा पार्ट भी हो सकता है या बड़ा पार्ट भी हो सकता है। इसमें इस चीज का ध्यान रखना, ये भी फ्लोटिंग टाइप का हो सकता है और ये भी फ्लोटिंग टाइप का हो सकता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? है ना? ठीक है। कि अब पाइथन के अंदर जैसे मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना, तो मैं अभी एक बार लिख के दिखा देता हूँ। जैसे पाइथन के अंदर हम क्या कर सकते हैं? c इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है? 2 इसमें प्लस 3j। ये दिख रहा है? मैंने क्या लिख दिया? c इज इक्वल टू 2 प्लस 3j। क्लियर है? अब पाइथन की जो सबसे बड़ी बात रहती है, जैसे हम सी प्लस प्लस में क्या लिखते थे? पहले डेटा टाइप लिखते थे ना किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये इंट टाइप का है तो इंट लिखो, कैरेक्टर का है तो कैर लिखो, लिखते थे ना? इसमें सब कुछ फ्री है, इसमें कोई डेटा टाइप नहीं लिखनी। क्लियर है? वो डायरेक्ट जो है आप कैसे लिख दो, जैसे मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 10, ऐसे लिख दिया। ठीक है? b इज इक्वल टू लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? 5.5 डायरेक्ट लिख दो। कोई लिखने का कोई मतलब नहीं है। जिसको जो डेटा टाइप थी वो अपने आप उसकी एडजस्ट कर लेगा। क्लियर है? इतना मतलब समझ में आया? ठीक है। अब अगर मुझे इनकी टाइप ही चेक करनी है तो उसके लिए एक वो क्या होता है? फंक्शन होता है, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ? टाइप लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ सी, तो वो मेरे को बता देगा इसकी क्लास कॉम्प्लेक्स है ना? और इसी तरीके से टाइप कर देता हूँ टाइप ऑफ ए, ये बता देगा उसकी क्लास जो है इंटीजर है। और इसी तरीके से अगर मैं पूछूंगा कि टाइप ऑफ बी, तो वो क्या बता देगा? इसकी क्लास जो है वो फ्लोट है। क्लियर है? तो अभी नोटबुक ले लो और ये जो फंक्शन लिखा हुआ है टाइप,
ठीक है, ये यूज कर लेना। इसका क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में बन सकता है कि विच फंक्शन इज यूज टू चेक डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल इन पाइथन। इतनी बात समझ में आई। एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा, क्वेश्चन लिख रहे हो ना साथ साथ में जो मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? अब यस सर। इसी में क्या कर देंगे, इसी में अगर आपका एग्जाम के टाइप से पर्सपेक्टिव आएगा तो वो ये बोल देंगे कि इसी के अंदर एक जगह पे क्या कर दिया, ये कोट में लिख दिया। ठीक है, ये किस में लिख दिया, कोट में लिख दिया। अब ये देखो मैंने यहाँ पे जब लिखा है इसके लिए कोई कोट यूज किया है ना, नहीं कर रखा। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें कोट कर दिया वो क्या आ जाएगा, क्लास str आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b को एज अ वेरिएबल नहीं, b को एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। ठीक है, अब स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग लिखो पाइथन में, नोटबुक ले रखी है ना। हेलो, यस सर। जैसे हमने ये वाली लिटरल लिख रहे थे ना, इसी तरीके से हमारे पास क्या होती है, एक स्ट्रिंग लिटरल होती है पाइथन में। ठीक है, स्ट्रिंग जो हमारी डेटा टाइप भी होती है। ठीक है, इसमें लिखो एनीथिंग एनक्लोज्ड बिटवीन सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट इन पाइथन इज नोन एज स्ट्रिंग। लिख लिया? हेलो, यस सर। लिखो भाई, एनीथिंग एनक्लोज्ड बिटवीन सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट इज नोन एज स्ट्रिंग इन पाइथन। कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट याद रखना। ठीक है और कितनी देर की क्लास है सर? मैडम, मैं ये आपका जो है आज ये वाला टॉपिक सोच रहा हूँ, ये वाला टॉपिक खत्म कर दूँ कि ऑपरेटर क्या होते हैं। अच्छा, फिर तो बहुत लंबी क्लास बन जाएगी। 3 बजे क्लास खत्म कर दूँ? हाँ कर दो। रीना मैडम, यस सर। आप बताओ 3 बजे क्लास खत्म कर दूँ या और पढ़ा दूँ? यस सर। अच्छा 3 बजे ना, हाँ ज़्यादा होगी, सबके ऐसे ही ऐसे अपने अपने। चलो कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, एनीथिंग एनक्लोज बिटवीन सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट इन पाइथन इज नोन एज स्ट्रिंग। क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई। तो यहाँ पे जब मैं अगर डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू डाल रहा था तो ये क्या था, ये उस डेटा टाइप को कंसिडर कर रहा था, बट जैसे ही मैंने इसको कोट में डाला था तो इसने इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करा था, तो इसलिए यहाँ पे str आ रहा है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की, तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में मैंने ये लिखा ना ये लिखा ना c इज इक्वल टू 2+3j। ठीक है, एक वेरिएबल और ले लेता हूँ मैं d, और इसमें क्या लिख लेता हूँ मैं, ये लिख लिया मैंने जैसे -4 और -8 कैपिटल J। ठीक है, दिख रहा है ना, ये जैसे प्लस का था वैसे माइनस का भी ले सकता हूँ ना, है ना। और अगर ऐसे ही मैं टाइप करूं इसकी चेक डी की, ठीक है, तो ये भी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनाना। इतनी बात समझ में आई? है ना, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। चलो, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता था 2 पार्ट में होता था, एक होता था उसका रियल पार्ट और एक क्या होता था, इमेजिनरी पार्ट। आयोटा में इमेजिनरी नंबर ही तो आता था ना, हाँ या ना? यस सर। रीना मैडम, याद है आपको मैथ का कॉम्प्लेक्स नंबर? यस है सर। ना। तो इसी तरीके से अगर मैं पाइथन में भी यूज करता हूँ और कोई भी मैंने लिखा है a+b_j, तो a जो है मेरा उसका रियल पार्ट है और b जो है मेरा वो इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर है? अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, c इज इक्वल टू 2+3j लिखा था ना, है ना। यस सर। ये क्या था, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था। अब सपोज करो मुझे इसका रियल नंबर चाहिए, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, c.real। ठीक है, क्लियर है? और c.imag, अगर इससे एक्सेस करूंगा तो इसका रियल पार्ट आ जाएगा और इससे एक्सेस करूंगा तो इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। क्लियर है? इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ अभी, कि जैसे हमारे पास ये था ना, अब मैं क्या करता हूँ प्रिंट, और मैं क्या कर देता हूँ सीधा c.real। इसका रियल पार्ट कौन सा था, c का क्या वैल्यू है, 2 है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2.0, ये हमेशा फ्लोट में आएगा। ठीक है,
और इसी तरीके से अगर इसका इमेजिनरी पार्ट करेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, IMAG। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, 3.0 आ गया, है ना, समझ आया। एक क्वेश्चन यही बन जाएगा कि आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट कैसे एक्सेस करेंगे और उसका इमेजिनरी पार्ट ऐसे करेंगे। इसी तरीके से जैसे हमने सी का किया था वैसे ही मैं डी का भी कर सकता हूँ ना, कि डी डॉट रियल कर दिया मैंने, तो यहाँ पे डी डॉट का रियल पार्ट आ गया। और इसी तरीके से अगर मैं इसका इमेजिनरी पार्ट को यूज़ करूँगा तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, IMAG कर दूंगा। क्लियर है, तो इससे क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया। यहाँ पे क्या था, -4 और दूसरे में क्या था, -8। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन भी जो आपका पाइथन में बनता है। पाइथन में अनगिनत क्वेश्चन है जो बनते हैं इसके। इतनी बात समझ में आई, ये वाली। ठीक है, कोई भी नंबर हो उस वेरिएबल का नाम, फिर डॉट रियल करोगे तो उसका रियल पार्ट, और इमेजिनरी करोगे तो उसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, है ना। फिर उसी के हिसाब से हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल होते हैं, जैसे स्ट्रिंग में बताया था, एनीथिंग बिटवीन सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट इज नोन एज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखना ए लिख दिया तो ऐसे लिख दिया, ए लिखना है तो डबल कोट में लिख दिया, ए लिखना है तो यहाँ पे ट्रिपल कोट में लिख दिया। क्लियर, ये सारी चीज़ क्या करेगी, ए को ही रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है ना। और जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिपल कोट की बात की ना, तो यहाँ पे ट्रिपल सिंगल कोट यूज कर रहा हूँ, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ट्रिपल डबल कोट भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, करके दिखाऊं, हेलो, Yes, sir. ठीक है, चलो एक चीज और करके दिखा देते हैं, जैसे इसी को एक बार, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक वेरिएबल जिसमें नेम असाइन कर देता हूँ और इसके अंदर क्या लिख देता हूँ, राम। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद अगर नेम को करूँगा तो ये क्या दिखा दिया इसने, राम। ठीक है, अगर प्रिंट अगर करूँगा नेम, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, राम। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने इसी में करवाया था, इसी में क्या कर दूंगा, दोबारा असाइनमेंट कर दूंगा। अब डबल कोट में हम क्या लिख देते हैं, इसको कर देते हैं श्याम। क्लियर है, तो नेम की वैल्यू क्या होगी, वो चेंज होगी, और नेम में अब वैल्यू क्या आ जाएगी, श्याम, है ना। ये वाली चीज तो पता होगी ना, बेसिक वाली। यस सर। ठीक है, अब जैसे ही अगर मैं नेम में इसे मैं क्या करता हूँ, अब ट्रिपल कोट लगा देता हूँ, 1 2 3, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, घनश्याम। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये करा। और उसके बाद भी अगर मैं प्रिंट करूँगा, यहाँ पे क्या कर दिया, नेम। ठीक है, तो क्या रहा, घनश्याम। क्लियर है, देखा होगा, अगर मैं उसको सिंगल कोट में करूँ, डबल कोट में करूँ या ट्रिपल कोट में करूँ, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर नेम में अगर मैं इसी तरीके से इक्वल कर देता हूँ, यहाँ पे ट्रिपल डबल कोट लगा दिए, अब यहाँ पे क्या क्या कर दिया, जय श्री राम, 1 2 3। अब यहाँ देखो, दिखने के लिए तो मेरे पास 6 लग रहे हैं ना, ये वाले, यस है ना। अब पर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो भी क्या आ जाएगा, यही चीज आ जाएगी। क्लियर है ना। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग तरीके से लिटरल को जो है वो प्रेजेंट कर सकता हूँ। क्लियर है, तो आपका एग्जाम में यही क्वेश्चन बन जाएगा कि सिंगल कोट लगा दिए तो बनेगा, डबल कोट लगा दिए तो बनेगा, ट्रिपल कोट लगा दिए तो बनेगा, या आपका क्वेश्चन ये बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्ट्रिंग आइडेंटिफायर। उसमें क्या कर देंगे, आपका एक नाम लिख दिया वो सिंगल कोट में लिख दिया, एक लिख दिया डबल कोट में लिख दिया, एक है ट्रिपल कोट में लिख दिया, एक हो गया वो 4 कोट में लिख दिया। ठीक है, तो 4 कोट वाला सही होगा या गलत होगा, हेलो। Yes, sir. तो 4 कोट में अगर कोई लिख देता है तो वो सही होगा या गलत होगा, सही है सर। 4 कोट में, गलत 4 कोट में सही कैसे हो जाएगा, थर्ड तो यूज होते है हैं। ना, एनीथिंग बिटवीन सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट, बस इतनी चीज याद रखना, है ना। ट्रिपल कोट में जो ट्रिपल डबल कोट वाला है ना, वो सिंबल 3 बार आ सकता है। इतनी बात समझ में। ये जय श्री राम ने लिखा है सर, इसमें सिंगल कोट लगाएं तो आउटपुट ही सेम रहेगी। अब मैंने क्या कहा था, एनीथिंग बिटवीन सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट। सिंगल कोट लगाया, दोबारा से लिख देते हैं। अच्छा, नेम 2 कर दूं ना, ज्यादा क्लियर रहेगा, है ना। अब मैंने लिख दिया जय श्री राम। ठीक है, पाइथन में क्या बताया, पाइथन बहुत फ्लेक्सिबल है। जैसे बाकी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें ये करना पड़ता था ना कि भाई सिंगल एक कैरेक्टर है तो सिंगल कोट लगाओ, मल्टीपल हो गए तो डबल कोट लगाओ, है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें कुछ भी लगा दो सेम रहेगा,
ठीक है, क्लियर है हम्म, ना? इसमें कोई yes फर्क नहीं sir. पड़ेगा कि भाई आप उसको एक कोट में कर लो, दो कोट में कर लो, 3 कोट में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? इसमें तो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रेजेंटेशन है। पाइथन पढ़ोगे तो ये चीज़ आ जाएगी कि हमें पढ़ नहीं पाइथन थी, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बकवास थी। इतनी चीज़ समझ में आई? Yes. ये क्या होता है, स्ट्रिंग लिटरल हो जाते हैं। ठीक है, इंटीजर हो गया मेरे पास, स्ट्रिंग हो गया मेरे पास, ये क्या हो गया। अब उसके साथ साथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी पढ़े होंगे ना, फ्लोट, है ना? जो चीज़ भी क्या होती है डेसिमल में हो जाती है, 0.0, ये क्या है, एक फ्लोट। अगर मैं 0.0 लिख दूँ पाइथन में, ये क्या है, ये भी फ्लोट है ना? जिसका 0 से पहले वाला पार्ट ना लिखूं। अब देखो, अगर बाकी और में तो चला, बाकी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है नहीं, जैसे मैं लिख देता हूँ a=0.9। अच्छा, मैंने क्या लिख दिया, 0.9, यहाँ पे सीधा लिखा है ना, ये भी चल जाएगा पाइथन में। ठीक है, अगर ए करूँगा तो ये देखो 0.9 अपने आप लगा देगा 0। क्लियर है? ये पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं होता था, जितने बढ़िया तरीके से पाइथन में होता है। इसी तरीके से इसीलिए तो बोला जाता है ये एआई की लैंग्वेज है ना? ये क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग वाला हो जाएगा। फ्लोट पढ़ लिया, स्ट्रिंग हो लिया, कॉम्प्लेक्स हो गया, बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया। इसी तरीके से हमारे पास एक और आ जाता है जो हमारे पास लिटरल होता है, जिसको हम बोलते हैं नन। नन का मतलब क्या होता है, अणे खाली। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिख दिया कि मैं लिखता हूँ k = नन। ठीक है ना? और मैं क्या करूँगा, प्रिंट k। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, नन। ठीक है, नन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का कीवर्ड होता है पाइथन में, जहाँ जैसे हम वो हिंदी में बोल देते हैं अणे खाली, क्या मतलब है बट उसके अंदर कुछ नहीं है। समझ आया? Yes sir. है बट उसके अंदर कुछ नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अणे खाली। अगर मैं डायरेक्ट अगर के की वैल्यू ऐसे ही प्रिंट करके देखूंगा तो यहाँ पे देखो कुछ भी वैल्यू नहीं आई ना, है ना? के को करके जैसे Yes. मैंने एंटर मारा, कुछ भी नहीं आई, तो इसका मतलब ये क्या है, इसके अंदर वर्थ नहीं है इसकी कुछ भी। ठीक है, अणे खाली के जैसा ही। तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नन से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, इसमें बाइनरी लिटरल होता है। ठीक है, बाइनरी लिटरल। बाइनरी लिटरल में क्या हो जाएगा, एक ट्रू और एक फॉल्स। ठीक है, ट्रू की वैल्यू 0, फॉल्स की सॉरी ट्रू की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, एक्सेप्ट 0। और फॉल्स में क्या होता है, 0। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर बाइनरी में क्वेश्चन आप यही बन जाएगा कि ट्रू फॉल्स में ही ये चेक करेंगे। जो ट्रू और फॉल्स होता है उसका हमेशा पहला वर्ड जो होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, बाकी सारे कितने रहेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे, और पहला वर्ड क्या होगा, वो हमेशा कैपिटल रहेगा। तो बाइनरी ट्रू अगर लिखना है तो टी कैपिटल, फॉल्स लिखना है तो एफ कैपिटल। इतनी बात समझ में आई? Yes. ठीक है, तो ये भाई ये अलग अलग तरह के लिटरल हो जाते हैं जो हम पाइथन में यूज कर लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आ गया मेरा, मेरा ऑक्टल नंबर भी हो गया, मेरा हेक्साडेसिमल भी हो गया, मेरे नंबर भी हो गए, मेरा फ्लोटिंग पॉइंट भी हो गया, मेरी स्ट्रिंग भी होगी, मेरा नन भी हो गया, मेरा बाइनरी भी हो गया। क्लियर है? तो ये सारे नंबर जो थे मैं किसी को असाइन कर सकता हूँ। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? Yes sir. ठीक है, यस फिर सर। पाइथन में क्या होता है, ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर का मतलब तो जानते होगे सब कुछ, है ना? ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर वो सिंबल जिसकी वजह से मेरा को प्रोसेसर कोई भी कंप्यूटेशन करे। ठीक है, क्लियर है? ऑपरेटर क्या हो गया, वो सिंबल जिसकी वजह से मेरा कंप्यूटर कोई भी कंप्यूटेशन करे। जैसे कोई भी चीज़ जमा करनी है, जमा, घटा, गुणा और भाग। क्लियर है? यही वाली सारी चीज़ पड़ी होगी ना, जमा, घटा, गुणा और ये भाग। जहां पर भी ये चीज़ें आ जाएंगी मेरा कंप्यूटर क्या करेगा, कोई भी कंप्यूटेशन करेगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? पर Yes sir. पाइथन के अंदर सिर्फ इतने ही ऑपरेटर नहीं होते, ऑपरेटर होते हैं पाइथन में बहुत सारे। ठीक है, अगर पाइथन ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो देखो किसने बना रखा है, ये तो सिर्फ एक तरह के हो गए। ठीक है,
तो भाई पाइथन में जो ऑपरेटर होते हैं यहाँ पे दिख रहा, पाइथन ऑपरेटर में किस किस तरह के हो जाएंगे। एक आ जाएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर जो जमा घटा गुणा भाग करेगा, ठीक है। एक आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें क्या होता है किसी वैल्यू को किसी में असाइन कर देते हैं। एक आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर याद है, कोई सी चीज जमा, वो किसी सी चीज से लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, वो सारी चीजें याद यस है सर। ना। यस सर। ठीक है, वो सारे किस में आ जाएंगे, कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हो गया मेरा एंड और नॉट, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या हो गया, इज और नॉट इज, ठीक है। इसमें याद रखना आइडेंटिटी ऑपरेटर लिख लो, ठीक है, क्लियर है। आइडेंटिटी के दो ऑपरेटर, इज और नॉट इज, ध्यान रखना। ये इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। एक आइडेंटिटी ऑपरेटर और एक मेंबरशिप। मेंबरशिप ऑपरेटर होता है इन और एक ऑपरेटर होता है नॉट इन, क्लियर है। और बिट वाइज का तो सबको पता होगा, एंड और नॉट ये सारे हो जाते हैं, क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब इसके अंदर जो स्पेसिफिक चीज ध्यान रखने वाली है वो है ये वाली, ठीक है, ये दो ऑपरेटर, ठीक है, क्लियर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने हो गए भाई, 2, 4, 5 और 7 अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। टोटल कितने अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए, 7। जमा घटा गुणा भाग ये वाली सारी चीजें पता है, पता है ना। यस ठीक सर। है, अब हम क्या करते थे, जैसे हमें इंटीजर डिवीजन याद है तुम्हें पाइथन के अंदर। अगर इंट में मैं क्या लिखता था 5/2, तो वो आंसर क्या देता था, 2 दे देता था, 2.5 नहीं देता था। ये वाली चीजें याद है, हेलो। यस सर। ठीक है भाई, इस चीज में ध्यान देना। पाइथन में जो डिवीजन ऑपरेटर होता है ये क्या होता है, ये होता है फ्लोटिंग डिवीजन। ये वाला दिख रहा है, खाली ये डिवीजन होगा, ये क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग डिवीजन, क्लियर है। इसमें क्या हो जाएगा, जो भी अगर मैं डालूंगा तो वो आंसर किस में जाएगा, फ्लोट में आएगा। अगर मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 10, है ना, और मैंने क्या लिख दिया, b इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर मैं क्या करूँगा, प्रिंट, ठीक है, a बाय b, ठीक है, a डिवाइडेड बाय b, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फ्लोट में आएगा, क्लियर है ना। फिर इसमें जैसे हम इंटीजर की तरह डिवाइड करते थे, तो इसमें क्या है, एक ये देखो, a इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा 10, b इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने 3, है ना। अगर मैं करता था प्रिंट a डिवाइडेड बाय b, ठीक है, तो ये क्या आया, फ्लोट में आंसर आया। बेशक से मेरी डेटा टाइप क्या थी, दोनों की इंट इंट लग रही होगी ना ऐसे। अगर इसी तरीके से अगर मैं ये करता, प्रिंट करता, ठीक है, a और 2 बार डिवाइड का साइन लगाऊं, ठीक है, क्या लगाया है, 2 बार डिवाइड का साइन लगाया है, और इसको एंटर करूंगा तो आएगा क्या, 3, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, डिवीजन, और ये क्या है, फ्लोर डिवीजन। बात समझ में आई, यस। हाँ या ना, वैसे ही भर रहे हो, ऐसे ही बोल रहे हो, हाँ यस सर, आ गया पक्का। जैसे इसमें स्टार्टिंग वाली चीज आएगी ना बस। हाँ, इसमें क्या है, जो डिवीजन मेथड होगा वो आपका फ्लोट डिवीजन होता है। अगर मेरे को जैसे सी के जैसे इंटीजर टू इंटीजर डिवीजन करनी होती है, तो उसमें मेरे को ये वाला सिंबल यूज करना होता है, क्लियर है। ओके। एक चीज और इसमें स्पेशल आ जाती है, वो क्या होती है, एक्सपोनेशन ऑपरेटर। एक्सपोनेशन ऑपरेटर का मतलब क्या है, अगर सपोज करो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, प्रिंट मैंने क्या लिखा, a स्टार b, अगर मैं a स्टार b करूंगा तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, 30 ना, दोनों की गुणा होगी। अगर उसी को अगर मैं कर देता हूँ प्रिंट a और लगा देता हूँ 2 बार स्टार और फिर करता हूँ b, फिर एंटर करूंगा तो क्या आ गई 1000, ये बराबर होता है 10 की, जो पहला है उसकी पावर b, a रेज टू पावर b के बराबर। ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर अगर इसी चीज का 2 बार यूज कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेशन ऑपरेटर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये किसी की पावर कैलकुलेट करेगा। C++ जावा में ये वाला ऑपरेटर कभी भी नहीं होता था, इसके लिए हमें अलग से फॉर लूप लगाना पड़ता था, नहीं लगाना पड़ता था।
है सर ना। और यहाँ पे क्या है, मैं सीधा एक सिंबल जो था मैंने उसको डिनोट कर दिया और उसी से मेरा क्या हो जाएगा, वो आंसर निकल आएगा। तो ये 7 जो ऑपरेटर याद रखना, मॉडुलस ऑपरेटर तो हमें पता है रिमाइंडर का ऑपरेटर होता है। तो ये 7 ऑपरेटर हो गए कि नहीं हो गए? यस ठीक सर। है, फिर उसके बाद भाई असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है। अगर इक्वल टू है तो किसी को असाइन करना होता है। फिर वो याद है ना कि सी और सी प्लस प्लस में कैसा डिफरेंस था, याद है? नहीं सर। नहीं याद है कि जैसे हम क्या लिखते थे, ए इज इक्वल टू, अगर मैंने लिख दिया 10, ठीक है, अगर मेरे पास ये सिचुएशन आ जाती थी, ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 लिखना है मेरे को, ठीक है, या इसमें ए प्लस 8 लिखना है ना, क्लियर है? तो मैं इसको कैसे लिख सकता था, अगर मैं वैल्यू कर देता हूँ, प्रिंट करता हूँ यहाँ पे ए की, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 18 हो जाएगी, है ना। सपोज करो मैं बी में क्या दे देता हूँ, वैल्यू 10 दे देता हूँ, और यही काम मेरे को बी के साथ करना है कि बी जो होगा, कोई भी स्टेटमेंट होगी उसके लेफ्ट साइड में भी आएगा और राइट साइड में भी आएगा। तो बी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट, प्लस इक्वल टू 8, याद है ये, है ना। अब इसके पास अगर मैं इसको लिखूंगा, मैं कर देता हूँ प्रिंट बी, तो इसमें भी वैल्यू क्या रहेगी, 18 आ जाएगी, क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई भी चीज़ सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, सपोज करो ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 करना है, या ए गुणा में 10 करना है ना, या ए भाग 2 करना है ना, या ए घटा 3 करना है ना, समझ रहे हो? और ये सारी वैल्यू क्या है, ए में ही असाइन हो सकती है। ए जो है इक्वेशन के लेफ्ट साइड में भी आ रहा है और राइट साइड में भी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक ही बार लिखता हूँ और डायरेक्ट जो है ये वाली जो चीज़ है इसको ये कर दूंगा कि ए स्टार इज इक्वल टू 10। इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, ए डिवाइडेड बाई इक्वल टू 2, या ए माइनस इक्वल टू 3, क्लियर है? इस तरीके से इसमें क्या कर सकता हूँ, शॉर्ट नोटेशन में जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इतनी बात समझ में आई? यस ठीक सर। है, तो भाई ये वाली सारी चीज़ें क्या होगी मेरी, शॉर्ट नोटेशन, जिसको असाइनमेंट ऑपरेटर कह दो, बट इसको जो है ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर भी कह देते हैं, क्लियर है? ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोल देते हैं इसको, क्लियर है? तो सारे के सारे ऑपरेटर जो भी रिपीट हो रहे थे, जहां पर कोई भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड में भी आ रहा और राइट साइड में भी, उन सब के अंदर जो है ये यूज हो सकता है, क्लियर है? ठीक है, फिर उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर, ये सारे तो याद होंगे, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू, सारे याद है ना ये, यस है ना। सर। बट इसमें जो थी वो सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या होती थी कि प्रोग्रामिंग में जब मिस्टेक होती थी, जब हमें इनका यूज़ होना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, तो हम कई बार क्या होते थे, इक्वल टू को पहले लिख देते थे और इसको बाद में लिख देते थे। ऐसा हुआ था किसी के साथ या नहीं हुआ था? कभी प्रोग्राम बनाए थे? यस सर। होती थी ये मिस्टेक या नहीं होती थी? सर हम तो देख के बनाते थे इसलिए नहीं होती थी। अच्छा, देख के बनाते थे ना। रीना मैडम आपने बनाया कभी? किया है सर, कॉपी। कॉपी किया है? यस सर। अच्छा भाई, चलो कॉपी करने वाली आदत जो आपकी वो छुटवाएंगे हम, प्रोग्रामिंग भी सिखा दें। अगर टाइम होता ना तो पूरा प्रोग्रामर बना देता मैं। सर हाँ जी, कंपैरिजन से पहले वाला जो आपने करवाया था वो समझ नहीं आया, जो शॉर्ट वाला बोल रहे थे ना आप। ठीक है, शॉर्ट वाला दोबारा समझो। हमारे पास क्या होता है, दो चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ, लंबा हो जाएगा फिर थोड़ा सा। अगर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 8, ठीक है, तो मेरा कंप्यूटर क्या करता है, ये होती है मेरी l वैल्यू और ये क्या होती है मेरी r वैल्यू, ठीक है। आगे वो कंसेप्ट है ये l वैल्यू का और r वैल्यू का, ठीक है। ये वाली चीज़ जैसे l वैल्यू और r वैल्यू क्या है, ये वाली चीज़ें भी अभी साथ साथ में बता देता हूँ, ठीक है। एक l वैल्यू और एक r वैल्यू। जो मेरी लिटरल की वैल्यू होती है वो आती है हमेशा r वैल्यू की, मतलब राइट हैंड साइड वैल्यू। और l वैल्यू क्या होती है, वो क्या होती है, किसी भी मेमोरी लोकेशन का अलायस होता है वो, ठीक है, मेमोरी लोकेशन का अलायस होता है, ठीक है।
अब कंप्यूटर की मेमोरी क्या काम करेगी, कंप्यूटर में चीज़ें किस तरीके से याद रखी जाती है, कंप्यूटर में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं और कोई भी चीज़ स्टोर कर देते हैं तो हमेशा क्या होती है, जैसे जो मेरी रैम होती है, ठीक है, तो रैम सपोज करो मेरे पास 4 GB है, तो वो क्या होती है, एक सेक्टर की तरह डिवाइड होती है, ठीक है, क्या होती है, एक सेक्टर की तरह डिवाइड होती है ना। और उसमें क्या हो जाएगा, जैसे जैसे मैं कोई भी प्रोग्राम करूंगा तो रैम क्या करेगी, वो इंटरमीडिएटरी वैल्यू होल्ड करके रखेगी, है ना। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं कंप्यूटर में लिखता हूँ a इज इक्वल टू 8, तो मेरा कंप्यूटर क्या कहता है, जो भी मेरी रैम है ना, उसके अंदर एक पर्टिकुलरली मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस ले लेगा और उसको नाम बोल देगा a, ठीक है, कि भाई जब तक तेरा नाम यूज हो जाएगा इस मेमोरी लोकेशन को किस नाम से बोलेंगे, हम a नाम से बोलेंगे, है ना। और जो r वैल्यू क्या होती है, वो ये वाली वैल्यू होती है जो इसके ऊपर आके असाइन हो जाती है, ठीक है, कि एक ए जो है वो तो एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, और उस टाइम पे जो उस पे वैल्यू स्टोर है वो क्या है, 8। सपोज करो जैसे आपके किराए के मकान है ना, कि कोई भी कॉलोनी है और यहाँ पे क्या रहता है, कोई भी आदमी रहता है, तो सबके क्या होते हैं, अपने अपने मकान नंबर होते हैं, लॉजिक समझना, सबके मकान नंबर होते हैं। अब मकान के ऊपर क्या होता है, नेम प्लेट लग जाती है, ठीक है, तो उस हमको ये बोलेंगे, उस मकान के नंबर से रेफर करेंगे, या जैसे वो लगा देते हैं कि लक्ष्मी निवास, कुछ भी निवास का नाम लिख देते हैं, बोले ये तो लक्ष्मी निवास है, हो जाता है या नहीं हो जाता। तो वो क्या होता है, वो अलायस क्रिएट हो जाता है। इसका अलायस का मतलब जानते हो अलायस क्या होता है, आलिया लिखा है नो मैंने, सर। ठीक है, ALIAS, अलायस का मतलब होता है उपनाम, ठीक है, जैसे हमारा कोई नाम होता है और घर पे हमें कुछ और नाम से कहते हैं ना, तो अगर दोनों में रेफरेंस की जाए तो दोनों का मतलब एक ही होता है, तो अलायस का मतलब होता है उपनाम, ठीक है, क्लियर है। जो आर वेल, इतनी बात समझ में आई कि जो भी मेरा, अगर मैं ये वाली चीज़ असाइन करता हूँ तो मेरा कंप्यूटर क्या कहेगा, एक मेमोरी एड्रेस रेफर कर देता है, उसमें से एक लोकेशन का जो है अलायस इसको दे देता है, जो एल वैल्यू होती है, और जो आर वैल्यू होती है वो क्या होती है, जैसे ये भाई इस टाइम पे ये किराएदार इसके ऊपर रहने वाला है, ठीक है, क्लियर है। तो यस सर। आर वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यू उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस के ऊपर स्टोर होती है। ए क्या होता है, अलायस, कि एक मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम ए हो जाएगा और उसके ऊपर जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 8। क्लियर है, ये होता है कंसेप्ट ऑफ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब सपोज करो मैं क्या करता हूँ, कोई भी चीज मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, और मैं क्या लिखता हूँ, c इज इक्वल टू a प्लस b, ऐसे लिखता हूँ ना मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक मेमोरी लोकेशन थी जिसमें कोई वैल्यू स्टोर्ड थी, b थी जिसमें कोई वैल्यू स्टोर्ड थी। अब c की बात की जाएगी, c इज इक्वल टू, मैंने a प्लस b लिखा है, तो यहाँ पे जो a और b मेमोरी एड्रेस की बात नहीं होती, यहाँ पे मेमोरी एड्रेस पे जो लोकेशन स्टोर होती है उसकी बात होती है। सी में आ जाता है a प्लस बी, तो सी में क्या वैल्यू हो जाती है, 30 हो जाती है। इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है। बेसिक प्रोग्रामिंग जो होती है वो इसी तरीके से होती है। इतनी चीज समझ में आ गई, ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया। यस सर। अब अगर मान लो कोई भी सिनारियो है जहां पर मैं क्या करता हूँ, कोई भी इक्वेशन लिख देता हूँ, सपोज करा मैंने a लिखा, a इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जो भी मेरी इक्वेशन थी उसकी एल वैल्यू में भी आ रहा है और आर वैल्यू में भी आ रहा है ना, ये यस एल सर। वैल्यू में भी आ गया और आर वैल्यू में आ गया। तो मेरी लैंग्वेज क्या कहती है, अगर आपके पास कोई एक ऐसा सिनारियो ऐसे बनता है कि वो एल वैल्यू में भी आ रहा है और आर वैल्यू में भी आ रहा है, तो आप उसको एक दूसरे तरीके से लिख सकते हो। ये लिख दोगे तो ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है, ठीक है, ये लिख दिया तो ये भी सही है, या आपको ये लिख, जैसे शॉर्ट एंड हो जाता है ना, किसी चीज को अगर शॉर्ट एंड बना लेता हूँ कि भाई अगर मैंने ऐसा बनाया तो इसका मतलब यही है, तो पाइथन क्या कहती है कि इसको अगर आप ऐसे करके लिख दोगे ना, a प्लस इक्वल्स टू 1, a जो वेरिएबल आना है वो, उसके अंदर क्या इंक्रीमेंट होना है, असाइनमेंट होना है, और क्या असाइनमेंट होना है। क्लियर है, ये लिख दिया ना। अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो इन दोनों का मतलब एक ही होगा। अब ये जमा के लिए हो गया, अगर सपोज करो a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 2 होता, तो उसको मैं कैसे क्या लिख सकता था, a क्या कोऑपरेशन करना है स्टार का, फिर इसमें असाइन करना है और क्या करना है 2। क्लियर है ना।
इन Yes, दोनों sir. का मतलब क्या होता, सेम होता। अगर मैं इसी तरीके से c इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय 10 लिखता तो मेरे को किस तरीके से लिखना पड़ता, बताओ अब। C equal to ना, नहीं, C has 10 equal to c डिवीजन इक्वल टू 10, 10. यही लिखना पड़ता ना। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं लिख देता d इज इक्वल टू डी मॉडुलस 4, इसको कैसे लिख सकता था मैं? D equal to इक्वल टू 4। इक्वल टू पहले आएगा या मॉडुलस पहले आएगा? मॉडुलस चले आएगा जो सर। सिंबल होगा वो पहले आएगा। d Yes, sir. मॉडुलस इक्वल्स टू 4, ऐसे लिख देता ना। Yes, अच्छा, sir. सपोज करो अगर मेरे पास कोई आता f इज इक्वल टू जी प्लस 3, इसको कैसे लिखता मैं? इसमें तो अगर ये सिनारियो मेरे पास होता तो मैं इसको ऐसे लिख ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिनारियो क्या कहता है, जो भी आपका वेरिएबल है वो एल वैल्यू में भी होना चाहिए और आर वैल्यू में भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एफ जो है वो क्या आर वैल्यू में है? नहीं है ना, तो नहीं है। इसको मैं ऐसे करके नहीं लिख सकता। मैं सिर्फ उन्हीं केसेस में लिख सकता हूँ जिसमें जो भी वेरिएबल आ रहा है वो एल वैल्यू में भी हो और आर वैल्यू में भी हो। अब समझ में आया यस सर। सोनिया मैडम? यस अब समझ में आ गया ना? अब यहाँ पे देखो, इस वाले का लिंक भेज दूं मैं ग्रुप में। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर इसके ऊपर जितनी भी बात करी थी हमने, यहाँ पे हमेशा देखो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो उसी को शॉर्ट करके लिखा है ना, x इज इक्वल टू एक्स माइनस, यहाँ पे देखो x जो हो रहा है वो हमेशा दोनों तरफ आ रहा है यस ना, सर। तो ही उसको जो है वो इस तरीके से ऑगमेंटेड असाइनमेंट में लिखा जा सकता है, वरना उसके अंदर उसको नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है? यस इतनी सर। बात समझ में आई? ठीक है, ये वाली जो चीज मैंने भेजी है ये आज में खत्म करनी है आप सबने। क्लियर है? यस सर। रिलेशनल ऑपरेटर तो याद होंगे सारे। रिलेशनल ऑपरेटर में जो कंफ्यूजिंग था, जिसमें मैं भी कंफ्यूज होता था, वो हमेशा ये था ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती थी कि इक्वल टू का निशान पहले आएगा या ये वाला निशान पहले आएगा। क्लियर है? तो हमेशा जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, तो जो चीज़ पहले आ रही है उसका निशान पहले आएगा, लेस होगा तो लेस का निशान पहले आएगा, और ग्रेटर होगा तो ग्रेटर का निशान पहले आएगा, इक्वल टू का बाद में आ जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है भाई, अगले आ जाते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे मेरा एंड और नोट हो जाता है, ये वाली चीज़ें मैं डिटेल में करूंगा, और पाइथन में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, वो कैसे कैसे सॉल्व होगा ये जरूरी करना। लॉजिकल ऑपरेटर हम डिटेल में करेंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर ये क्या यूज होता है, इसके ऊपर ध्यान देना, एक क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर ये चीज़ें चेक करने के लिए यूज होता है कि वो दोनों जो है वो एक्चुअल में एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं या नहीं रेफर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे इज कर रहा हो, तो जैसे अभी हमने किया था ना, किसी का उपनाम हो जाता है ना। अब जैसे रीना मैडम, आपका नाम क्या है? रीना मैडम है ना? रीना है ना? अच्छा, घर पे आपको किस नाम से बोलते हैं? इसी नाम से अच्छा सर। अच्छा, सोनिया मैडम आपका नाम अलग अलग है क्या, या दोनों नाम सोनिया सोनिया बोलते हैं? सेकंड सोनी। अच्छा ठीक है। अब सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे लिखा इज, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सोनिया इज सोनी, तो आंसर क्या आएगा मेरा? ट्रू, क्योंकि दोनों एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, है यस ना। सर। अब जैसे, अब दूसरा क्या कर दूं मैं, सोनिया इज नॉट मोनी कर दूं। ठीक है, कि सोनिया जो है वो मोनी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? सुनो दोबारा, अगर मैं कह देता हूं सोनिया इज सोनू, तो आंसर क्या आएगा? सोनी या सोनू? हेलो सोनिया मैडम, हेलो। यस सर। अरे सोनिया मैडम, क्या नाम था आपका दूसरा? सोनी। अच्छा, सोनी। ठीक है, अगर मैं कहूँ सोनिया इज सोनी, क्या वो दोनों एक ही इंसान को रेफर कर रहे हैं? यस यस ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आना चाहिए ना।
यस अब मैं ये कहूँ सोनिया इज नॉट मोनू, सपोज करो मोनू कोई भी है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा। है ट्रू ट्रू आएगा ना, क्योंकि सोनिया जो है वो, मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो मोनू नहीं है, तो वो मोनू नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आई? है ना? अब अगर मैं ये बोल दूं कि सोनिया इज रेनू, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? फॉल्स फॉल्स आएगा ना, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं ये कह दूं सोनिया इज नॉट रीनू, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? ट्रू ट्रू आएगा ना। ट्रू। अब मैं कह दूं सोनिया इज नॉट सोनू, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? फॉल्स फॉल्स आएगा ना। एक चीज का याद रखना, जब भी मैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज करूं, आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज करूं या कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करूं, आंसर हमेशा किस में आएगा? ट्रू या फॉल्स में आएगा। क्लियर है? इज और इज यस नॉट में क्या है? दोनों का सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर होना चाहिए। सेम वैल्यू से मतलब नहीं है, सेम मेमोरी लोकेशन से। ठीक है? सपोज करो अब दो सोनिया है, ठीक है, हमारे पास यस क्या सर। है? दो सोनिया है, और जैसे मैं क्या करूँ, एक सोनिया को अलग रेफर करता हूँ और दूसरी सोनिया को अलग रेफर करता हूँ, है ना? कि सपोज करो उस सोनिया का जो शॉर्ट फॉर्म है वो सोनू है, ठीक है ना? यस सर। अब अगर मैं कहूँ सोनिया इज सोनू, ठीक है ना? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? है फॉल्स फॉल्स। नहीं, ट्रू है आएगा, कैसे क्योंकि सर? ये वाली जो सोनिया होगी वो उस वाले को रेफर करा जाएगा, एलिमेंट बदल जाएगा। है तो अलग अलग सर। दो सोनिया है ना, मैंने बोला हाँ। दो सोनिया है। अगर मैं ये बात करूंगा कि सोनिया इज सोनू, तो इसका मतलब उस टाइम पे जो सोनिया की बात हो रही है वो दूसरी सोनिया की बात हो रही होगी। अब अगर मैं ये बात करूं सोनिया इज सोनी, तो अगर इसका आंसर ट्रू आएगा तो दूसरी सोनिया की बात हो रही होगी, है ना? समझ आया? है ना? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर करना होता है, कि ये नहीं है कि उनकी अगर वैल्यू सेम होगी। ये मेमोरी लोकेशन का और ये कंसेप्ट जो थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कल की क्लास में करेंगे हम। क्लियर है ठीक ना? है सर। अभी क्लास खत्म नहीं कर रहा, थोड़े 2-3 ये ऑपरेटर रह गए, उसके बाद जाते हैं हम। ठीक है? एक होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, जैसे अभी हमने वो पढ़ा था ना, इन और नॉट इन। ठीक है? अब कोई किसी चीज के अंदर होती है, ठीक है, सेट पढ़े हैं कभी? हेलो, यस सेट सर। पढ़े हैं कभी? याद है कुछ? जो मैथ में हाँ हाँ, जो मैथ में होता है। मतलब उसमें होते हैं जो हाँ ऑर्डर में हाँ हाँ, जैसे ए मैं लिख देता हूँ, इसमें एलिमेंट आगे 1 3 5 7 ऐसे करके, यस यस सर याद सर। है ना? अब मैं ये क्या कहूँ कि 1 इन ए, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है, मैं ये चेक करूंगा कि ये जो एक है वो इसके अंदर है या नहीं है, इसका मेंबर है या नहीं है। तो एक जो है इसका यस मेंबर सर। है या नहीं है, तो यस आंसर सर क्या आ जाएगा? है। ट्रू। अब मैं कहूंगा 6 इन ए, आंसर क्या आएगा? फॉल्स फॉल्स। ठीक है? अब अगला मैं कहता हूं 6 नॉट इन ए, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। क्लियर है? तो ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है वो इसलिए चेक करने के लिए होता है कि कोई चीज किसी के अंदर है या किसी चीज के अंदर नहीं है। नहीं क्लियर है? समझ में आया? ये दो ऑपरेटर थे जो खासकर आपने नहीं पढ़ रखे, आइडेंटिटी और मेंबरशिप। ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है? अब एक चीज को, इस चीज को समझना, ठीक है? अब जैसे अभी हम इसकी बात कर रहे थे ना, जैसे इन और नॉट इन, ठीक है? अब अगर मैं ये कहूं कि 1 इज ए, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? बताओ आंसर क्या आएगा? क्या यस सर। ट्रू। आंसर मैडम? फॉल्स आएगा। कैसे सर? मैडम यहाँ पे बात हो रही थी मेमोरी, सेम मेमोरी लोकेशन को। ठीक है? अगर मैं क्या कर देता हूँ, ए में वैल्यू 3 दे दी, बी में वैल्यू 3 दे दी, ठीक है? तो लोकेशन वन एक ही होगी इन दोनों की। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता था, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
एक चीज ध्यान से समझना, ये वाली चीज डिस्कस करने से पहले एक चीज समझा देता हूँ, ठीक है। पाइथन और बाकी लैंग्वेजेस में एक डिफरेंस क्या है कि जैसे मैं पाइथन का प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट करता हूँ ना, तो वो क्या करती है कि हर एक जो भी वेरिएबल मैं यूज करूंगा, तो कुछ एक होते हैं ना मेरे प्रोग्राम में, ये वाली वैल्यू यूज हो रही है, ये वाली वैल्यू यूज हो रही है, ये वाली यूज हो रही है। जैसे ही मैं उसको रन करूंगा तो पाइथन क्या करती है, पहले ही हर एक वैल्यू को स्टोर कर लेती है, ठीक है। कि जैसे 1 से लेके 100 तक की वैल्यू स्टोर कर ली, ठीक है ना। वो पाइथन में क्या होता है, स्टोरी रहती है हमेशा। कि अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 3, तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस को ही जाकर रेफर करना शुरू कर देगा। अगर मैंने लिखा b इज इक्वल टू 3, तो b में जो वैल्यू स्टोर रहेगी वो इसी मेमोरी एड्रेस का रेफरेंस स्टोर रहेगा, ठीक है। क्योंकि सपोज करो अगर मैं क्या यूज करता, अगर सी प्लस प्लस की बैंक क्या करता है, सी में अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 3 और मैंने लिखा b इज इक्वल टू 3, तो सी क्या करेगी, इसको अलग मेमोरी लोकेशन पे रेफर करेगी और इसको अलग मेमोरी लोकेशन पे रेफर करेगी, ठीक है। सी में तो क्या था, जितने भी वेरिएबल हो गए सबकी अपनी एक मेमोरी लोकेशन वैल्यू कर दो और ये वैल्यू जो है उसके ऊपर स्टोर कर दो। पाइथन क्या कहती है, अगर आप मल्टीपल टाइम किसी वैल्यू का यूज करते हो तो आप उसके लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन मत बनाओ, एक ही मेमोरी को लेके उसमें रेफर कर दो। जैसे इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर फिक्स है 3, तो हमेशा यहाँ पे ये क्या करेगी, इसके अंदर उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो है वो डाल देगी। अब बी में भी इज इक्वल टू 3 लिखा तो बी में भी उसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस डाल देगी। फर्क उससे क्या पड़ता है कि सपोज करो अगर मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा था जिसमें मेरे को 3 जो है वो 100 जगह पे यूज करना पड़ा, तो बाकी लैंग्वेजेस में क्या हो जाएगा, वो 100 वेरिएबल डिक्लेयर यूज करेगी ना जिसमें सेम वैल्यू यूज होगी। पाइथन में क्या होगा, पाइथन में अगर मेरे को मान लो सपोज करो अगर यही चीज 1000 बार भी करनी है ना, तो पाइथन क्या करेगी, एक मेमोरी एड्रेस को ही लोकेशन करेगी, तो उसकी 1000 जगह पे बिना एक ही स्टोरेज से काम चल जाएगा। क्लियर है। ये चीजें जो है वो पाइथन को यूनिक बनाती हैं, है ना। अब अगर मैं क्या करता हूँ, a इज इक्वल टू 3 लिखा और b इज इक्वल टू 3 लिखा, इसका मतलब इसके अंदर भी मेमोरी लोकेशन सेम रहेगी और ये वाली भी मेमोरी लोकेशन सेम रहेगी, है ना। Yes, sir. अब अगर मैं करता हूँ a इज b, तो इसका मतलब ये वाली मेमोरी लोकेशन और ये वाली मेमोरी लोकेशन सेम होगा तो ही आंसर ट्रू आएगा, वरना आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। इन और नॉट इन जो मेंबरशिप ऑपरेटर होंगे वो ये चीज चेक करेंगे कि भाई कोई चीज इसके अंदर है या नहीं है ना, कोई इसका पार्ट है या नहीं है। इज और नॉट इज जो स्पेसिफिकली बात करेंगे वो मेमोरी लोकेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। अब सपोज करो अगर मैं इसके अंदर लिख देता कि मैंने लिखा a इज इक्वल टू 3 और b में इसके मैंने लिख दिया कि मतलब 10 माइनस 7, b में क्या लिखा 10 माइनस 7, तो यहाँ ये इनडायरेक्टली जो बोल रहा है कि मेरे में वैल्यू 3 है ना। अब अगर मैं इसको ये चेक करूंगा कि a इज b, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। बात समझ में आई। यहाँ पर जो होगा वो कैलकुलेशन का जो है वो रिजल्ट आएगा, अब वो रिजल्ट किसी भी लोकेशन पे आ सकता है ना। यहाँ पर जब मैं उसको वैल्यू 3 असाइन कर रहा था तो इसका मतलब मैंने सेम मेमोरी को रेफर किया है और यहाँ पे जो है मेरे पास कंप्यूटेड रिजल्ट आया। कंप्यूटेड रिजल्ट में वो मेमोरी लोकेशन को नहीं निकालेगा। इस केस में मैं करूँगा a इज b तो फॉल्स आ जाएगा और ऊपर वाले केस में करूँगा a इज b तो आंसर ट्रू आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझने में हो सकता है इसको टाइम लगे बट इसका रीज़न यही होगा, हमेशा जो इज होगा वो जो मेमोरी लोकेशन होगी उसको रेफर करेगा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा चलो, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी होगी आज की मेरे हिसाब से, दो तीन टॉपिक कवर अप कर लिए। समझ आया या नहीं आया? ठीक है, अभी हमारा यूज ऑफ कमेंट्स और वेरिएबल भी हमने जो था मोस्टली जो थे वो कवर अप कर ही लिए, बट उसमें थोड़ी सी एक दो चीज़ और बता दूंगा। क्लियर है। उसके साथ साथ हमने इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, बुलियन, सीक्वेंस, स्ट्रिंग, बुलियन वैल्यू जो थी वो कर लिया, सीक्वेंस डेटा टाइप अभी बाकी है,
नन जो था वो कर लिया, म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप जो थी उसका भी हमने कंसेप्ट जो था वो ये समझ लिया है अभी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा भाई ये बताओ, किसी को कोई भी परेशानी आती है या किसी चीज़ की भी कोई भी दिक्कत अगर ऐसी होती है तो वो ये मत सोचा करो कि मैं अगर ऐसी कोई चीज़ पूछ रही हूँ तो बचकाना हरकत है। बेशक बचकानी भी हरकत भी लगे तो वो चीज़ मेरे से पूछ लिया करो। ठीक है? यस सर। ठीक है कोई सर। भी डाउट आए आपको, किसी भी तरह का कोई भी डाउट आ जाए, ये कभी भी मत सोचना कि ये स्टूपिड क्वेश्चन है। एवरी क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन। ठीक है? क्लियर है? और जब तक हमारा डाउट किसी चीज़ को लेकर क्लियर नहीं होता, हमें डाउट क्लियर करना ज़रूरी है। कभी भी ये मत सोचना अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो दूसरों को लगेगा क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। कोई भी नहीं, कभी भी नहीं। जो क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है वो हमेशा पूछो। क्लियर है ना? और धीरे धीरे हम काम करेंगे और सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। कभी भी ऐसा मत सोचना कि ये चीज़ हमारे पास टाइम कम है या मेरे को पहले कर लेना चाहिए था, बाद में कर लेना चाहिए था। कुछ नहीं कर लेना चाहिए था। जो हम अभी कर रहे हैं वो सबसे सही है। क्लियर है सोनिया मैडम? कोई यस डाउट सर। तो नहीं है ना आपको? नहीं। हाँ चलो ठीक है। और सोनिया मैडम मैं कोशिश करूंगा कि आप भी अपने लिए कुछ भी जो है अपनी शेड्यूल को चेंज करो या ऐसे कर लो, जैसे आपको खाना ही अगर बनाना होता तो खाना पहले बना लो। 7 बजे तक मैं कोशिश करूंगा कि क्लास जल्दी खत्म हो जाए। अभी मेरे पास टाइम है तो इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूँ। ठीक है? क्लियर है? हाँ जी सर। और यस कोई सर। डाउट भैया आज की क्लास में? क्या? सर बाइनरी नंबर सिस्टम के क्लास का लिंक नंबर भेजना। सिस्टम की? चलो ठीक है, मैं नंबर सिस्टम की क्लास का लिंक भेज दूंगा आपको। ठीक है? ओके सर, कवर कर लेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। और सोनिया मैडम और कोई परेशानी आपको? नहीं सर। ठीक है। हमेशा ये चीज़ ट्रस्ट रखना कि सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ये मत करना कि पहले वाली करनी लिए तो ये समझ में नहीं आ रहा। जो चीज़ जॉब करो वो तभी समझ में आ जाएगी। क्लियर है? अगर समझ में नहीं आ रही तो पूछ लो। ठीक ठीक है? जी क्लियर सर। है? तो चलो भाई क्लास को ख़त्म करें आज की। यस अच्छा सर। चलो ठीक है भाई, थैंक यू ऑल। आज तुमने बहुत लंबा सुना मेरे को। ठीक है? ओके भाई।